मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के दिन हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बिलख़ुसूस और किसी भी इदारे के लिए तारीख़ी हो सकता है। जब भी इसकी तारीख़ मुरतब की जाएगी, आज की तारीख़ यानी यौम तासीस फाउंडेशन डे हमेशा इसकी एक अहमियत इफ़ादियत है और इसके बगैर ये तारीख़ कभी नहीं लिखी जा सकती। हम 21वें साल में कदम रख रहे हैं, सिने बलूगत को पहुँचे हैं और ये बहुत खूबसूरत सन होता है। और हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल साहब ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ 21वें साल में बतौर लेक्चरर इकनॉमिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया था। तो इनके होनहार और उनके बाकमाल होने का ये दलील है कि 21 साल में लोग लड़कपन होता और पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। बेपनाह ज़हानतों के मालिक, पूरी दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों के पैनल पे आप हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कितने दौरे किए और अभी पिछले साल गुज़िश्ता इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में जो कन्वोकेशन था उसको एड्रेस किया। बेशुमार किताबें, बेशुमार काम इकनॉमिक्स का, ये तो एक इनकी ज़ाती मामला हुआ और इनकी सब्जेक्ट हुआ। लेकिन इनसे उर्दू पे गुफ्तगू करते हुए हैरानी होती है कि जितनी भी इस्लाफ हैं हर सिन्फ पे ऐसे बात करते हैं जैसे कि इन्होंने इसी पर बुनियादी काम किया। मैं दिल की गहराइयों से मानो की जानिब साहब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और अपने हर अज़ीज़ रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर एम सिकंदर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल साहब और हमारे आज के सदर मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब वाइस चांसलर के हमरा बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उर्दू तहज़ीब के दो स्कूल, ये शख्सियत नहीं, दो स्कूल हैं, दो इदारे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल साहब लखनवी और अवध की तहज़ीब के अलमबरदार हैं और अगर आप बात करेंगे तो ये आपका दिल चाहेगा ये गुफ्तगू कभी ठहरने ना पाए और इसी सिलसिला यूँ ही जारी रहे। असलम साहब दहलवी तहज़ीब के अलमबरदार हैं और दक्कन की तहज़ीब जो बहुत अहम तहज़ीब है उसके अलमबरदार बहुत सारे सफ़े फहरिस्त में बैठे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारी बातें, ये गुफ्तगू जब हमारे तलबा तक पहुँचती है तो उसको पूरी उर्दू तहज़ीब के बारे में ज़बान, लहजा और जिस तरह से हम बरतते हैं अल्फाज को, उस हवाले से एक इंफॉर्मेशन नॉलेज पहुँचती है। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत खुशबख्ती की बात है। आज ही के दिन 21 साल पहले बानी वाइस चांसलर के हाथ में यूनिवर्सिटी के एक्ट थमा कर कहा गया था हैदराबाद जाइए, और वो दिन इस यूनिवर्सिटी का एक तारीख़ी दिन बना, यानी 9 जनवरी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बैठकर चंद लोगों के हमरा एक खाका बुना गया कि कैसे यूनिवर्सिटी तरतीब में आए और कैसे हो। और टोली चौकी के 8 महीने में एक छोटे से मकान में इस यूनिवर्सिटी को चलाया गया और वहाँ से 8 महीने बाद ही ग्रेजुएशन के लिए फासलाती निज़ाम के तहत एक ऐलान किया गया और 2500 स्टूडेंट्स ने उसमें दाखिला लिया। यहाँ से इब्तिदा होती है और आज माशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी गांव-गांव में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी उर्दू आबादी है, लोग बहुत अक़ीदे के साथ, एहतराम के साथ, भरोसे के साथ इसका नाम लेते हैं। वो लड़कियाँ जो गांव में बैठी हुई थीं और जो 10वीं 12वीं के बाद कुछ नहीं कर पा रही थीं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और जब उनकी शादी और रिश्तों की बात आई तो उन्होंने मानू से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उनकी ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव आया। तो इस तरह से मानू जो गांव देहातों में पहुंचकर लोगों की खिदमत कर रहा है और तालीम को पहुंचा रहा है, ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। और जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, और जाहिर है कि अगर हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखें, जामिया को देखें, तो उनका एक बहुत बड़ा सफ़र है, 200 साल का सफ़र है। हम सिर्फ महज 21 साल की हमारी उम्र है, लेकिन ये कम बड़ी बात नहीं कि पूरा मुल्क आज मानू को जानता है और मानू के बाद निगाह भी रखे हुए है कि यहाँ कितनी अच्छी तब्दीलियाँ हो रही हैं। हमारे मेहमान मुकर्रम, हमारे आज के ख़तीब और मुकर्रिर, आपने ये कैंपस देखा होगा, 200 एकड़ का ये कैंपस है जिसमें 1 लाख स्क्वायर यार्ड्स पर तामीरात हैं और बाकी सब खूबसूरत दक्कन का जो हुस्न है, नेचुरल हुस्न। और आपको ये भी खुशी होगी कि इस कैंपस में ज़ीरो पॉल्यूशन है। आपकी सेहत का हमें ख्याल है, इसलिए हमने कहा कि ज़ीरो पॉल्यूशन इलाके में, क्योंकि लखनऊ जैसे और दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ के रहना ज़िंदगी हो गई है,
वहाँ से यहाँ आके बड़े गनीमत से लगता है। बहरहाल मैं एक बार फ़र्दन आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम इस्तक़बाल करता हूँ, क्योंकि आज का दिन तारीख़ी दिन है हमारे लिए, इस इदारे के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए। और इंशाअल्लाह जब हम अभी इतना हमारा काम दूर तक पहुँचाना जा रहा है, चंद वर्षों में हम पूरे मुल्क में, क्योंकि इस साल भी जो एडमिशन्स की एप्लीकेशंस आई हैं उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, इसका मतलब मानों में भरोसा बढ़ रहा है, मानों तक वालिदैन अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, ये इस बात की दलील है। बहरहाल हम किसी भी अच्छी शुरुआत का आगाज़ क़िरात से करते हैं और तिलावत पाक से करते हैं, तो उसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, जो कि PhD इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर हैं, वो आएँ और तर्जुमे के साथ क़िरात पेश करें। हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन व क़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश्शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके सामने सूरह बक़रा की आयत नंबर 30 से 34 तक की तिलावत की गई है। इन आयत का तर्जमा समाअत फरमाएँ। वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि क्या आप ज़मीन में ऐसे लोगों को रखेंगे जो फ़साद बर्पा करें और खून बहाएं, और हम तो आपकी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते ही हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम्हारी बात सही है तो इनके नाम बताओ। फ़रिश्ते बोल उठे, आपकी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ़ वही मालूम है जो आपने हमें सिखाया है, बेशक आप ही पूरे इल्म व हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम फ़रिश्तों को इनके नाम बताओ। जब आदम ने उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों की और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को भी खूब जानता हूँ। जिन बातों को तुम ज़ाहिर करते हो उनसे भी वाकिफ़ हूँ, और जिनको दिल में छुपाए रखते हो उनसे भी। जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया
कि आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ तो सिवाय इबलीस के सब सजदे में गिर पड़े। उसने नहीं माना और तकब्बुर में मुब्तला हो गया, और दरअसल वो था ही इनकार करने वालों में। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ चाहो आसूदा होकर खाओ पियो, अलबत्ता उस दरख्त के करीब कभी न फटकना, वरना तुम्हारा शुमार खताकारों में हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब। तमाम जामियात की शनाख्त के लिए उसका तराना होता है। हम लोग जब बच्चे थे तो बचपन में हमारा सारा नानीहाल दादीहाल सारे मामू चचा लोग अलीगढ़ में पढ़ते थे, तो अलीगढ़ का तराना हमें हिफ्ज़ था और हम ऐसे गाते थे जैसे हम भी अलीगढ़ से वाबस्तगी है। और आज माशाल्लाह मानू का तराना भी हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। हमेशा हम लोग लाइव सिंगर्स को लेकर आते हैं, लेकिन इत्तेफाक से हमारी जो टीम है मानू ड्रामा क्लब पहली बार इंटर स्टेट में शिरकत करने के लिए इस वक्त उड़ीसा गई हुई है और सारे हमारे सिंगर उसी टीम के हैं, इसलिए हम आपको आज रिकॉर्डेड की तरह सुनाएंगे जो मशहूर सिनेमा के साज और शायर और मकालम निगार गुलजार ने लिखा है और विशाल भारद्वाज ने इसकी मौसीकी तैयार की है। सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज ने इसको आवाज़ दी है। तो मैं एमसी के अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ कि तराना मानू पेश किया जाए। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। सरे ग म ग रे सा रे नि सा म ग रे सा, सरे ग म ग रे सा रे नि सा म ग रे सा, सरे ग म ग रे सा रे नि सा म ग रे सा, सरे ग म ग रे सा रे नि सा म ग रे सा। कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। जो दाना गुजरे थे इस ज़मीं से, जो दाना गुजरे थे इस ज़मीं से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाँव और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, 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 ये जामियाए ज़बान उर्दू। ज़बान उर्दू का आशिया है, ये जामियाए ज़बान उर्दू। खूबसूरत तराना, खूबसूरत अल्फाज, पेशकश भी बहुत खूबसूरत। मैं अपने यूनिवर्सिटी के एक होनहार
तलबा मुशीरा को आवाज़ दे रहा हूँ जो एमए जर्नलिज्म कर रही हैं, फाइनल ईयर में हैं, जिन्होंने अभी 4 दिन पहले नेट क्वालिफाई किया है, कि वो अपने हाथों से हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल साहब का फूल पेश करके उनका खैर मकदम इस्तकबाल करें। मुशीरा, ये बच्ची दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पेश रहती है, गज़ल में, ड्रामे में और एनएसएस में, हर जगह पेश रहते हैं। और जो बच्चे होनहार होते हैं वो तालीम के अलावा दूसरे मैदानों में भी हमेशा सर करते हैं। ये उन बच्चों में से है और जिसने अभी इसी हफ्ते नेट क्वालिफाई किया है, हमारे लिए खुशी की बात है। हजरत, यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता चंद सालों में, बल्कि 2-3 सालों के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं, बहुत हम फ़ख्र से सर उठाकर कुछ चीज़ों को करते हैं, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है, जो हमारे असातिज़ा हैं, बहुत कमिटेड हैं और अपने बच्चों के साथ जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जिस तरह से काम कर रहे हैं, कम ही यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। और हमारे तलबा से भी आपकी मुलाकात होगी, आपने थोड़ा सा अगर बाहर देखा होगा तो इतने महज़ब बच्चे शायद ही आपको कहीं मिले। हमने आज तक 3 साल मुझे हो गया कोई सीटी की आवाज़ नहीं सुनी, कहकहों की आवाज़ नहीं सुनी। उर्दू तहज़ीब का जो उनके ऊपर एक ये हिस्सियत है कि हमको इसको कायम रखना है, इसको दायम रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। और आप अगर 24 घंटे यहाँ रहेंगे कैंपस में तो आपको इतने महज़ब बच्चे शायद ही कहीं मिसाल देने के लिए मिलेंगे। ये बहुत बड़ी फ़ख्र है और जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी की रहनुमाई की है, ये सेहरा उनके सर जाता है कि उन्होंने किस तरह से इतना खूबसूरत माहौल बनाया है। एक तो कुदरत ने माहौल इतना खूबसूरत बनाया है कि इतना सब्ज़ाज़ार, और ये जो पत्थर हैं, कोई पत्थर दिल भी देखकर वहाँ जाके खड़ा होगा और कहेगा एक सेल्फ़ी तो बनती है, इतने खूबसूरत हमारे पत्थर हैं। और हमको नेक ने इसके लिए अवार्ड दिया है उसके प्रोटेक्शन के लिए, कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस में जो सारे स्टोन्स हैं उनकी जिस तरह से हिफाजत होती है और जिस तरह से उनको सजाया गया है, ये बड़ी नुमायाँ सी बात है। और इंटेक का ये सर्टिफिकेशन हमारे लिए इस बात का है कि हम लोग, हमारे वाइस चांसलर कितना ख्याल रखते हैं। हर पत्थर को आप देखिए तो बिल्कुल सजा के रखा हुआ है और एक डेकोरेशन पीस की शक्ल में है। बहरहाल, मैं मेहमान खुसूसी मोहतरम मुकर्रम मुजम्मिल साहब के मुख्तसर तारुफ़ के लिए हमारे बहुत ही फ़ाल रजिस्ट्रार मोहतरम डॉक्टर M.A. सिकंदर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और उनका तारुफ़ पेश करें। मोहतरम जनाब M.A. सिकंदर साहब हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत ही फ़ाल रजिस्ट्रार। शुक्रिया अनीस साहब। वेरी गुड मॉर्निंग and assalamu alaikum. Honorable Vice Chancellor Dr. Mohammad Aslam Parvez Sahab, today's chief guest Professor Mohammad Muzammil, deans, heads, directors, faculty members, and among us one of the court members is also present here. I also welcome her. My dear students and staff members of Manu, on behalf of the Maulana Azad National Urdu University, I am happy to welcome our chief guest Mohammad Muzammil and all others assembled here on this August day. Our beloved Maulana Abul Kalam Azad, the first Prime Minister of the independent India, had once said that every individual has a right to an education that will enable him to develop his or her faculties and live a full human life. Albert Einstein once told, education is not the learning of facts. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. But the training of the mind to think. So hence, who trains the mind of students? This is our beloved teachers in the universities. They are meant to train the minds of the students. The purpose of education is to think and make choices in life. I believe it. The purpose of education in universities at least to empower a student to think correctly and make choices in life. That simplified version of the education, higher education. And मुजम्मिल साहब आपको विस्तार से बताएंगे हायर एजुकेशन के, वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हैं, अथॉरिटी हैं, तो मुझे समझा वो साफ शब्दों में मैं आपको सामने रख रहा हूँ. One of the great thinkers once told that life's three C's are choices, chances and changes. So one must make a choice to take a chance or your life will never change. So change is also must in your life. So change happens when you make choices. Your choices may be right, wrong,
because when a person make choice under a condition which he or she doesn't know what will happen. That is the reason we are telling, maybe in every level the choices are difficult, because you are making it in a uncertainty and circumstances you are making. So therefore, I must congratulate all the students of Manu for making a right choice and to be a part of Manu. So you have took a right choice and making as a part of life. And I also standing before you as one of the servants of this university, not by chance but choice. I am very much thankful to the Almighty for giving me a chance to serve this university, great university, and I also thank our Honorable VC in believing me. All of you may be aware that we are assembled here to mark the celebration of our 21st Foundation Day, our esteemed university in this 21st century. And आप सुने होंगे हमारे पास जो चीफ गेस्ट हैं वो भी 21 साल में भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं. ये भी एक बाई चांस है, इट इज़ नॉट बाई चॉइस. The foundation of this university is based on a singular objective of promotion of Urdu language while imparting higher education in technical as well as with a special focus on technical and women education. But our Manu has been, there were several universities which were started at the same time 2 decades back, like the model and the same model of the Maulana Azad National Urdu University, national level universities. I won't take names, but Manu, because of its sustained efforts and the contribution of our teachers and the administrator, able to sustain its growth, steady growth, and never ever diverted from its objectives of promotion of Urdu language in the country. The credit goes to the successive administrators of the university and the generous support extended by successive governments at the center. On this occasion, I wish to congratulate the members of Manu family. And today we are here to listen to our chief guest, Professor Mohammad Muzammil. He is a great orator, and I happened to listen one of his speeches which he delivered in the background of 100 years of centenary celebration of Osmania University on higher education. I could catch from this, because I was not the participant, I was only listening through because of my interest in higher education, listening through the YouTube. His focus is on the triangular issues in higher education, that is quantity, quality, and equality. So he had identified 4 international institutional forces that have an impact on the system of higher education in India and other developing areas, because his thinking is in a way global, because he has been, when we read his biography. So he thinks globally. So it's not only limiting his thinking to Indian context, but also in the global context, especially in the Asian and developing countries. International Economic Organization, foreign government, MNCs and NGOs mostly influence the higher education scenario in India as well as the developing countries, according to him. So I have great pleasure in introducing Professor Mohammad Muzammil to you. Professor Mohammad Muzammil is born in the year 1953. He is a former professor of economics department of Lucknow University. He can truly be called an Oxford scholar based in Lucknow. This is what we think about him. He has been to Oxford University several times. Oxford is his second love, as he has developed an emotional rapport with the Center of Higher Education over the 2 decades. Professor Muzammil, however, keeps a low profile. He spent books on economics in 3 different languages: English, Hindi, Urdu. I never seen, who could be, well versed in 3 languages. His social interaction was also rated highly at Oxford. Every weekend, I heard faculty member of the Oxford assemble and listen to his Hari. It shows the love about the language of Urdu.
and it also shows his well-groundedness, जो ज़मीन पे जो उनका कदम है उसको दिखाता है. During his visit to UK, he was interviewed several times by BBC Radio Oxford and he participated in many programs of BBC Urdu Service London. Not just electronic media, even newspaper like The Guardian, The Financial Times published a number of his articles and comments. His contemporary includes Professor Rajiv Kumar, the present Vice Chairman of Niti Aayog, and who is a classmate of Sir, and both were passed MA in Economics from Lucknow University in the same year, that is 1974. This is written by me. And another profile and given profile I also read. The Professor Muzammil taught economics at Lucknow University for 38 years before serving as the Vice Chancellor of Rohilkhand University, Bareilly, and then B.R. Ambedkar, Agra University. He was a visiting fellow at Queen Elizabeth House, Oxford University, and member of the RPC, Cambridge University, UK. He was a chairman of the Committee on Policy Making for Attracting Private Investment in Higher Education in UP, and also served as a chairman of the Committee on Optimum Number of Colleges and Academic Monitoring in Higher Education, constituted by the UP government. He was the member of the Direct Access Advisory Committee, Government of India, between 2013 and 15. He delivered the convocation address at Atis Dipankar University of Science and Technology, Dhaka, Bangladesh, on 15th May 2017. He is advising to the Government of India and also the several non-government organizations, and is a sitting member of several governing bodies as well as research institutions. He has been throughout a first-class student in social science, that is economics, and a gold medalist of the Lucknow University. And he joined as a lecturer. He started his initial career as a lecturer in Lucknow University at the age of 21 years in 1974. Wow. He has been bestowed with several awards. Some important are Saraswati Samman in 2011, Siksak Sri Samman in 2009, Career Award for Young Social Scientist of the UGC, New Delhi. He is passionate in reading, lecturing, writing and broadcasting on radio and television, and loves poetry, that is Urdu poetry, what I believe. And there are several things, curriculum reads several pages, but I don't want to make boring experience of introduction because as I told, we are here to listen to his views in higher education, and also the topic of today's lecture is delights in higher education, arts and sciences. So let us hear Professor Mohammad Muzammil Sahab. Thank you very much. Thank you for attending. बहुत शुक्रिया करम मोहतरम सिकंदर साहब कि आपने यूनिवर्सिटी के अगराज़ मकासिद के अलावा हमारे आज के मोहतरम ख़तीब मुक़र्रिर का बहुत तफसील से तारुफ़ कराया। जाहिर सी बात है कि ये मुख्तसर तरीन उन्होंने हिस्सा पढ़ा, अगर तफसील से जाएँ तो वो कई सफ़ात पर मुश्तमिल है, और ऐसी अहम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। हमें अपने ऊपर फ़ख्र होता है कि हम इस वक्त उनके सामने हैं, और अब हम लोग बहुत ही बेसब्री से, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और अपना आज का खुतबा पेश करें। आला तालीम में मुज़मिर मुसरतें आर्ट्स और साइंस, डिलाइट्स इन हायर एजुकेशन आर्ट्स एंड साइंसेस, मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल साहब। Honorable Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, chairing the 21st Foundation Day celebrations of this great University of India, Professor Muhammad Aslam Parvez Sahab, Registrar of this great university, Dr. M.S. Sikandar Sahab, रूह रवा इस पूरे प्रोग्राम के अनीस आज़मी साहब, all deans of the faculties, heads of the departments, senior colleagues, young teachers, students, guests on this occasion, and all friends. मुझे बहुत खुशी है आज, और मैं
तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का 21वां जश्न फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। वाइस चांसलर साहब, आपको सबसे ज़्यादा दिली मुबारकबाद। यू आर हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर हेडिंग द इंस्टीट्यूशन। और कितने जिसे कहते हैं हुस्न पर हुस्न, नूरुन वाला नूर जिसे कहते हैं, जिन आयात की कारी सलाहुद्दीन साहब ने यहाँ पर आज तिलावत की, उसका तर्जुमा बयान किया। देखिए, शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जब अशरफुल मखलूक़ात पैदा करने का इरादा किया, फ़रिश्ते तो पहले मौजूद थे, वो मखलूक पहले से थी, वो सृजन पहले से था, वो सृष्टि पहले से थी, भगवान ने उसको पैदा कर रखा था पहले से। जब ये सोचा कि इंसान को पैदा किया जाए, तो इंसान को पैदा करने के बाद में ये कहा, ये ऐलान करना था कि अशरफुल मखलूक़ात ये है। पहले जिनको पैदा किया गया था वो बहुत अच्छे नहीं हैं, सृष्टि में वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ये हैं जो अब पैदा किए जा रहे हैं, जिनको इंसान या मनुष्य या आदम की औलाद जो होंगे वो हैं। तो फरिश्तों से कहा, जब उनको बनाया तो फरिश्तों से कहा कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, इनके सामने सजदा करो। तो फरिश्तों ने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। वही आयतें आपने यहाँ पे तिलावत की हैं, अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया, टेस्ट ले लिया। क्या बात है, देखिए शुरुआत वहाँ से हो रही है। अल्लाह ने टेस्ट ले लिया कि अच्छा तुम बताओ, हमने दुनिया में जो जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सब कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपने सुना कारी साहब ने यहाँ पर, और कुरान ऐलान कर रहा है, सुब्हानका ला इल्मा इल्ला अल्लमतना, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने कहा कि अरे आपकी पाकज़ात हैरत अंगेज़ ज़ात है, हमको तो नहीं मालूम, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमको तो नहीं मालूम। तमाम चीज़ें, इतनी चीज़ें आपने बनाई हैं, इनके सब के क्या नाम हैं हमें तो नहीं मालूम। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जितना आपने सीखा है बस हमें वही मालूम है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम से सवाल किया कि तुम सबके नाम बताओ। तब आपने बहुत अच्छी, क्या आयत है, क्या ज़बरदस्त आयत है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम गिना दिए। तो टेस्ट में पास कर लिया ना। तो जब टेस्ट में पास कर लिया तब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से अब इनके सामने सजदा करो। ये इल्म की फजीलत है। देखिए, जो सृष्टि की शुरुआत हो रही है, ये इल्म की फजीलत है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, कुरान जो है वो संकेतों में बात करता है, अलामात में बात करता है, बहुत वजाहत नहीं करता है। वो इल्म दानिश पर छोड़ दिया कुरान को समझने वालों के लिए। इल्म में जो जितना ज़्यादा अफजल होगा, इंसानियत में फजीलत उसकी उतना ज़्यादा होगी। बहुत बड़ी बात है। एक संकेत में बात कह दी गई, अलामत में बात कह दी गई। शुरुआत सिर्फ हुई थी, भाई कोई गुलाब का फूल दिखा है, पूछे ये क्या है, कोई कह दे गुलाब है, तो इम्तिहान में पास कर लिया। अब गुलाब पर आपने और कितना, बॉटनी के हमारे एक्सपर्ट है वाइस चांसलर साहब, गुलाब पे और जितना ज़्यादा रिसर्च करते चले जाएंगे, उसकी और कमालात दिखाते चले जाएंगे, तो फजीलत बढ़ती चली जाएगी ना। महज नाम बताने से इंसान को कह दिया कि यह अशरफुल मखलूक़ात हैं, उस पर अगर और रिसर्च करता चला जाएगा, और चीज़ें हासिल करता चला जाएगा, तालीम में आला से आला मुकाम पर चढ़ता चला जाएगा, कितनी बड़ी फजीलत की चीज़ है। आप सभी को मुबारकबाद कि आप उस आला तालीम के रुकन हैं, और सिर्फ रुकन नहीं है, आला तालीम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू के हवाले से जो बात हो रही है यहाँ पर, जो ज़बान और लिसानियात के हवाले से जो बात हो रही है, उसकी कदर मंजिलत देखिए कि कुरान का जो तर्जुमा है वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हुआ है, लेकिन उर्दू ज़बान का जो तर्जुमा है, मैं समझता हूँ जो कुरान की रूह है, वो हमको जितनी ज़बान अल्लाह ने सिखाई, उसकी रूह तक पहुँचने में जो उर्दू ज़बान से जो लज़्ज़त महसूस होती है और जो रूहानियत महसूस होती है, वो दीगर ज़बानों से जो तर्जुमे हैं उनको आप पढ़िए तो वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है। मैं समझता हूँ ये उर्दू ज़बान की खुसूसियत है, और बहुत खुशी की बात है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में ये जश्न मनाया जा रहा है। तालीम पर बात हो रही है, आला तालीम पर, हायर एजुकेशन के डिफरेंट डिमेंशंस पर बात हो रही है, जहाँ पर उर्दू के हवाले से वो यूनिवर्सिटी कायम की गई है। आज भी कहा जाता है कि उस घर से आती नहीं उस घर से आती नहीं तहज़ीब की खुशबू, जिस घर में होते नहीं उर्दू के रिसाले। उस घर से आती नहीं तहज़ीब की खुशबू, जिस घर में होते नहीं उर्दू के रिसाले। और इसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। जैसे हिंदुस्तान की और सरज़मीन हिंद की जो तारीफ़ में, चाहे इसको जिस लिहाज से आप देखें, जितनी भी चीज़ें कही गई हैं,
ग्रंथों में बात कही गई है, लेकिन वो उर्दू में जो बातें कही जाती हैं और जो असर होता है और दिलों पर जो असर होता है, और वो दूसरी ज़बानों में कम नज़र आता है। देखिए, गौर करें कि अब इसका नाम ज़माना अदब से लेता है, निगाह गैर भी अब एहतराम करती है, झुकाया हमने सरों को तो क्या कमाल किया, ज़मीन हिंद को दुनिया सलाम करती है। कितने सीधे सीधे अल्फाज में, कितने सीधे सीधे अल्फाज में बात कही जा रही है, लेकिन कितनी दूर तक जा रही है बात। है ऐसा कौन सा गुल जो इस चमन में नहीं, बता है कौन सा मज़हब मेरे वतन में नहीं, चिराग जलते हैं हर बज़्म में, मगर देखो ये रोशनी किसी और अंजुमन में नहीं। ये रोशनी किसी और अंजुमन। तो ये हर ज़बान की अपनी खूबी होती है, और वो ज़बान सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का सिर्फ माध्यम नहीं होती है, बल्कि वो पूरी कल्चर, तहजीब, सकाफ़त, कल्चर को समेटी हुई होती है, जिसमें उसकी इर्तिका हुई है, जिसमें उसका डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें वो परवान चढ़ी है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या कॉमर्स या मैनेजमेंट का एक पैराग्राफ किसी दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना हो, किसी दूसरी ज़बान में, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करना हो, उसका अनुवाद करना हो, तो पूरी की पूरी बात ट्रांसलेट हो जाती है, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है। लेकिन अगर एक ज़बान का नावल या कहानी या ड्रामा दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट किया जाए, अनुवाद किया जाए, तो अनुवाद प्रक्रिया में, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कोई चीज़ नष्ट हो जाएगी, कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ है जो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक ज़बान की नज़्म को और शेर को, पोएम को किसी दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करें, देन ए गुड डील इज़ लॉस्ट। Nothing is lost if physics is translated. A little is lost if a novel, a story, drama is translated. But a good deal is lost if a poem is translated. सवाल करिए, what is this thing which is lost in the process of translation? जवाब आएगा, this is something which is of the culture of the language, which is of the civilization of the language, which is of the etiquettes and manners of the language, which is of the background of the language, which is of the total ambience of the language. ये उस ambience को create करने की बात है, जो आपने यहाँ पर अनीस साहब आपने जो बताया कि ज़ीरो पोल्यूशन। ज़ीरो पोल्यूशन सिर्फ फिज़िकल ही नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आम तौर से लोग ज़ीरो पोल्यूशन को सिर्फ फिज़िकल के हवा में अगर आलूदगी नहीं है तो ज़ीरो पोल्यूशन बोलते हैं। अरे जज्बात में भी आलूदगी ना हो, मज़हब में भी आलूदगी ना हो, भावनाओं में भी आलूदगी ना हो, इंसानियत में भी आलूदगी ना हो। इस तरीके से देखिए, सिर्फ हवा के पाक होने से चीज़ें पाक नहीं हो जाती हैं, वो दिलों और जज्बात का पाक होना भी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ दानिशगाह जो है, इसमें वो चीज़ भी मौजूद है। इसीलिए शायद इन्वायरमेंटल जो यहाँ की खूबी है वो और बालातर नज़र आ रही है। इसके और बालातर नज़र आने में जो चीज़ है वो ये कि जज्बात भी यहाँ के जो है और भावनाएँ भी यहाँ की जो है वो प्रदूषित नहीं है, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा अहम है यहाँ पर। अब अगर गौर करें यहाँ पर, आज चूँकि आला तालीम के हवाले से हमारे जहन में ये बातें गौर करें, बच्चे गौर करें, बड़ी तादाद में बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सीनियर कोलीग्स के मौजूद हैं तो बड़ी हौसला अफजाई। उससे ज़्यादा इज़्ज़त की बात कोई हो नहीं सकती है कि वाइस चांसलर किसी की बात सुन रहे हों और इतने बड़े जो डीन्स और हेड्स हैं वो किसी की बात सुन रहे हों। इससे बड़ी कोई सादत की चीज़ नहीं हो सकती किसी भी मुकर्रिर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आला तालीम है, सवाल करें, बहुत संजीदगी से सोचें कभी, ये आला तालीम क्या है, उच्च शिक्षा क्या है, हायर एजुकेशन क्या है। आम तौर से ये जहन में बात आती है आजकल के ज़माने में कि ये एम्प्लॉयबिलिटी पैदा करती है। आला तालीम में जाएंगे तो आपको एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन मिल जाएगी, खूबी मिल जाएगी, सनद मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी कि आपको हायर इनकम ब्रैकेट में ले जाएगी। आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे और आला से आला ओहदे पर पहुंच जाएंगे। बात सही है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर और गौर करें कि क्या ज़िंदगी का यही मकसद है, क्या आला तालीम का यही मकसद है कि बहुत हायर इनकम ब्रैकेट में हम पहुंच जाएं। फिर अगर गौर करेंगे कि आला तालीम क्या है तो जवाब आएगा दैट हायर एजुकेशन मेक्स योर लाइफ हैंडसम, हायर एजुकेशन मेक्स योर लाइफ इंजॉयबल, देयर आर डिलाइट्स एंड प्लेजर्स इन हायर एजुकेशन।
जो आला तालीम है उसमें मुज़मिर बहुत सारी खुशियाँ हैं, मसरतें हैं, वो तभी मिल सकती हैं जब आला तालीम हासिल करेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है और हमारा ये ख्याल है कि हायर एजुकेशन इज़ नॉट ओनली ए मीन्स टू डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन इटसेल्फ इज़ डेवलपमेंट। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन तरक्की का ज़रिया ही नहीं है, हायर एजुकेशन ख़ुद तरक्की है। ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये ख़ुद एक तरक्की है। यहाँ जो बच्चे आकर तालीम हासिल कर रहे हैं वो ख़ुद एक तरक्की है। दुनिया के वो ममालिक जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत आगे हैं। बोला जाता है इफ़ एवरीथिंग इज़ वेल विद द यूनिवर्सिटीज़ देन ओनली एवरीथिंग विल बी वेल विद द यूनिवर्सिटीज़। बहुत पहले वो बात कही गई थी, यूनिवर्सिटीज़ स्टैंड फॉर टॉलरेंस, फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज़। क्या बात कही जा रही है? यूनिवर्सिटीज़ स्टैंड फॉर टॉलरेंस, फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज़। दे स्टैंड फॉर प्रमोशन ऑफ नोबलर एंड नाइसर वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहीं नहीं कहा जा रहा है कि ये हायर इनकम ब्रैकेट में आपको ले जाएंगे। क्या कहा जा रहा है? हायर एजुकेशन स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म। इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए हायर एजुकेशन दिया जाता है। टॉलरेंस पैदा करने के लिए, सहिष्णुता, बर्दाश्त करने की क़ुव्वत, कि आपको गुलाब पसंद है, हमको बेले का फूल पसंद है, बहुत अच्छी बात है, आपको वो पसंद है, हमको ये पसंद है। ये टॉलरेंस की बात है। हम कोई इम्पोज नहीं करें कि नहीं हमको बेला पसंद है तो आपको भी बेला पसंद होना चाहिए, कोई बात नहीं। ये जो टॉलरेंस है, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडिया। एडवेंचर ऑफ आइडियाज़, बच्चे गौर करें, कल्पनाओं से खोलने की, तस्वुरात से खेलने की अगर कोई जगह है तो विश्वविद्यालय के परिसर हैं, तो ये विश्वविद्यालय के परिसर है। कल्पनाओं से खेलने की, तस्वुर है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तस्वुरात से, इमेजिनेशन से, भावनाओं से, कल्पनाओं से खेलने की अगर कोई जगह है तो विश्वविद्यालय के परिसर हैं। ये चीज़ मन में बिठाइए, आपको अंदाज़ा होगा कि आप सिर्फ डिग्री हासिल करने नहीं आ रहे हैं, एडवेंचर ऑफ आइडियाज़ के लिए आप कैंपसेस में आए हैं। एकदम से दिमाग बढ़ जाएगा, एकदम से नई चीज़ पैदा हो जाएगी, नई उमंग पैदा हो जाएगी, नया हौसला पैदा हो जाएगा। वॉट एवर एल्स एजुकेशन इज़, फर्स्टली इट इज़ कंजम्पशन आइटम, फर्स्टली इंजॉय करने की चीज़ है, इंजॉयबल बनाता है लाइफ को। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया कोलालमपुर के वाइस चांसलर से एक बार पूछा गया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हायर एजुकेशन, व्हाट फॉर यूनिवर्सिटीज स्टैंड। जवाब आया, हायर एजुकेशन स्टैंड फॉर फन, FUN। हायर एजुकेशन स्टैंड फॉर फन एंड देयर कैन बी नो ग्रेटर फन देन द फन इन द एकेडमिक्स। ये महसूस और उसका हुस्न और लुत्फ़ हासिल करने की चीज़ है, और हायर एजुकेशन लुत्फ़ हासिल करने की चीज़ है। ज़िंदगी को और ज़्यादा लज्जत अता करती है, ज़िंदगी को और ज़्यादा कशिश पैदा करती है, ज़िंदगी में और ज़्यादा रोचकता पैदा करती है, इंजॉयबल बनाती है ज़िंदगी को। इसीलिए जो आला तालीम है पूरी दुनिया में, इसको आज के टाइम में भी माना जाता है दैट दिस इज़ समथिंग विच मेक्स ह्यूमन लाइफ हैंडसम, विच मेक्स ह्यूमन लाइफ इंजॉयबल, विच मेक्स ह्यूमन लाइफ प्लेजेंट। इसीलिए बोला जाता है हायर एजुकेशन में मुज़मिर जो लज्जतें हैं, जो खुशियाँ हैं, जो प्लेजर है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो बेजोड़ है, अतुल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो और जगहों पर वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में वो चीज़ मिलेगी। वो नो नॉलेज विदाउट कॉलेज वाली जो बात है कि किताबें पढ़ करके, क्या बात कही जा रही है, देखिए गौर करें, बच्चे गौर करें, किताबें पढ़ करके आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो उसका मज़ा ही कुछ और है। किताबें देखिए गौर करें, बहुत ज़बरदस्त बात आ रही है। किताबों में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस अपनी वजाहत और नहीं कर सकता है, लेकिन टीचर जब बोल रहा होता है तो आपके चेहरे रीड करता रहता है कि शायद ये बात अभी आपके जहन में नहीं उतरी है, दोबारा कोशिश करता है कि शायद ये बात आपके जहन नशीन हो जाए, तीसरी बार कोशिश करता है शायद ये समझ जाए। एक ग्लो आता है आपके चेहरे पर, एक ज्योति आती है, एक आभा आता है, एक रौनक आती है, एक मुस्कान आती है, तो टीचर समझता है कि हाँ काम हो चुका है, अब बात समझ में आ गई है। ये किताब का और टीचर का फ़र्क है, ये किताब और टीचर का फ़र्क है। किताबें बहुत अच्छी हम लोग भी किताबें पढ़ करके ही आगे बढ़े, आप भी किताब पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गौर करें, किताबें किसी सेंटेंस का फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती। जो लिख दिया गया, वो फर्दर एक्सप्लेनेशन करने का काम वो टीचर करता है, इसलिए टीचर को सल्यूट किया जाता है। आपने जब याद दिलाया तो हमें याद आया कि किस साल में हमने पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया था। असल में ये टीचर जो है ना, ए टीचर इज़ बेसिकली स्टूडेंट।
ए टीचर इज़ बेसिकली ए स्टूडेंट। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोगों के कमरे जो टीचर का रूम है उसमें पीछे ब्लैक बोर्ड भी बना है, और अब तो फिर वो ग्रीन कलर वाले उसमें वो पत्थर लगा दिए गए बाद में, ग्रेनाइट क्या, हाँ ब्लैक वो सा। हमने उस पर लिख रखा था ऊपर, हु डेयर्स टू टीच मस्ट नेवर सीज टू लर्न, हु डेयर्स टू टीच मस्ट नेवर सीज टू लर्न। जिसको पढ़ाने की हिम्मत करना है, हौसला करना है, उसको खुद सीखते रहना चाहिए। हु डेयर्स टू टीच मस्ट नेवर सीज टू लर्न। आगरा और बरेली का काम पूरा करने के बाद जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में वापस गए तो एक हमारे यंग कोलीग ने बताया कि सर आपने अपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा था हम लोगों ने अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, हमें जहन में नहीं है। हमने कहा क्या लिखा था? मैंने बोला आपने लिखा था हु डेयर्स टू टीच मस्ट नेवर सीज टू लर्न। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमको ज़िंदगी जो इस लाइन में आए हैं वो इल्म हासिल करने, और अगर वही चीज़ लाइवलीहुड का ज़रिया बन जाए तो फिर नूरुन अला नूर, फिर तो इससे ज़्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक कोई हो ही नहीं सकता है। आप गौर करें, देखिए जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ज़िले के मालिक हैं, पुलिस के महकमे के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या कहते हैं CEO या चीफ ऑपरेटिंग इंचार्ज, बहुत सारे नए डेजिग्नेशंस आ गए हम लोग को जिनके बारे में मालूम नहीं था। वो जो नए डेजिग्नेशंस पर लोग फाइज हैं, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर लोग फाइज हैं, वो अपना काम करने के बाद गौर करें, बच्चे और असातिज़ा सभी गौर करें, वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद उनको रात में किसी वक्त जब थोड़ा वक्त मिलता है तब वो कुछ पढ़ते हैं। और आजकल जो नॉलेज है वो सिर्फ लाइब्रेरीज़ में मुक़य्यद नहीं है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी ने बड़ा कमाल दिखाया है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो फिर वो पढ़ते हैं, और उनके पढ़ने का जो आप देखिए गौर करें, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको दोबारा सुबह उठ करके पढ़ाने का मौका नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ज़िंदगी का शायद उनको मकसद ये लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी बेटरमेंट या हैंडसमनेस की फीलिंग पैदा होगी अंदर से। लग्जरीज़ हैं लाइफ की, लेकिन जब तक थोड़ा पढ़ नहीं लेते हैं तब तक लगता है कि ज़िंदगी नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है जैसे जीवन। हम लोग गौर करें कि वही रात का जो पढ़ना है वो सुबह हमको पढ़ाना भी वही रहता है। इस हौसले के साथ हम उसको अध्ययन करते हैं, इस हौसले के साथ हम उसको पढ़ाई करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सुबह इसको बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे इसे। ये कितनी मुबारकबाद की चीज़ है, कितना इसको बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि ये मौका है कि हम खुद सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं। इसलिए सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जिसको इज़्ज़त दी जाती है वो टीचर का मुकाम है, और इसीलिए पूरी दुनिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये जो टीचर्स डे मनाया जाता है, कभी गौर करें देखिए टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है जैसे एक मदर्स डे भी मनाया जाता है, एक फादर्स डे भी मनाया जाता है। तो मदर्स डे का मुबारकबाद किसको देंगे? जो माँ हो, जिसके बच्चे हों उसी को तो देंगे मदर्स डे का मुबारकबाद। फादर्स डे की मुबारकबाद किसको देंगे? जिसके बच्चे हों, औलाद हो, उसको फादर्स डे की मुबारकबाद देंगे। आप गौर करें, टीचर्स डे की मुबारकबाद किसको देंगे? जिसकी स्टूडेंट्स हों। क्या बात कही जा रही है? टीचर्स डे की मुबारकबाद उसी को मिल सकता है जिसके स्टूडेंट्स हों, जो पढ़ाने का काम करता हो। तो टीचर्स डे की मुबारकबाद असलन स्टूडेंट की मुबारकबाद है, वरना आप टीचर होने के मुस्तहिक नहीं थे। फिर स्टूडेंट्स के लिए वो मुबारकबाद है। जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो फादर्स डे की ग्रीटिंग्स मिलेगी, आपके बच्चे हैं तो मदर्स डे की ग्रीटिंग मिलेगी, और अगर आपके पास में स्टूडेंट्स हैं तभी आपको टीचर्स डे की मुबारकबाद मिलेगी, वरना आप सारी क्वालिफिकेशन लिए रहिए, आपको टीचर्स डे पर कोई विश नहीं करेगा। इसलिए टीचर्स डे की जो मुबारकबाद है असलन वो स्टूडेंट की मुबारकबाद है। आज भी अगर सवाल करें व्हाट हायर एजुकेशन इज, जवाब आएगा इट इज़ इन्वेस्टमेंट आइटम, एंड जवाब आएगा इट इज़ कंजम्पशन आइटम। फिर सवाल करें किस तरीके का कंजम्पशन आइटम है, जवाब आएगा इट इज़ इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन आइटम, जवाब आएगा इट इज़ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन आइटम। वो दोनों है। इसमें फ़ौरन त्वरित उपभोग की खूबियाँ इसमें मौजूद है। उच्च शिक्षा में त्वरित उपभोग की खूबियाँ इसमें मौजूद है। व्हेन यू आर रीडिंग ए पोएम, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, व्हेन यू आर लिसनिंग ए लेक्चर, व्हेन यू आर वीविंग ए ड्रामा और नॉवेल और स्टोरी, द प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, द एंथुजियाज्म दैट यू फील इन योर सेल्फ मेक्स हायर एजुकेशन इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन आइटम। फ़ौरन उस वक्त जो आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं उससे। तो क्या बात कही जा रही है? देखिए वर्ड्सवर्थ ने क्या, एक कोई अनुभव था, एक कोई तजुर्बा था, किसी झील के किनारे इंग्लैंड में डैफोडिल्स खिले हुए, उन्होंने डैफोडिल्स देखा
और आकर के लिख दिया। आज भी जब वो चीज़ें पढ़ती हैं तो आज भी हम उस डेफोडिल्स के साथ में पहुंच जाते हैं। फॉर ऑफ्टन ऑन माई couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. आज भी देखिए वो चीज़ फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो चीज़ इसीलिए इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन आइटम, कोई भी चीज़, कोई भी नगमा, कोई भी गीत। जयशंकर प्रसाद ने, जिनको छायावाद कवि का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, उच्च शिक्षा में दोनों ही चीज़ें आती हैं, अभी उस पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समुद्र। क्या बात कही जा रही है। कोमल किसले अंचल, देखिए नक्शा खींच रहे हैं उच्च शिक्षा का, देखिए खूबी देखिए। कोमल किसले अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक स्वर में दीप्ति सी, मंजुल सपनों की विस्मृत में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों, वैसे ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए, नीरो निशीथ में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाएं फैलाई सी, आलिंगन का जादू भर। अगर उच्च शिक्षा में नहीं आगे बढ़े हैं तो इसका लुत्फ हासिल नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा था कि उच्च शिक्षा इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन आइटम है, जब उसको पढ़ेंगे, उसका आनंद लेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे, फिर वो जज्बात में बहने लगेंगे। अनीस साहब जब बात करते हैं तो वो तो जज्बात में आगे बढ़ जाते हैं। कितनी बढ़िया बात, किस तरीके से, इस सलीके से आप बात करते हैं। किसी को भी प्यार हो सकता है उर्दू ज़बान से, इस अदा से, इस गुफ्तगू के अदा से किसी को भी प्यार हो सकता है। उच्च शिक्षा की पहचान है। और दूसरा जवाब आया, उच्च शिक्षा वो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है। अभी बहुत अच्छा लगा बैठकर हम सुन रहे थे जब आप कह रहे थे कि सरस्वती सम्मान दिया गया और शिक्षक श्री सम्मान दिया गया और गोल्ड मेडल दिया गया। तो कब दिया गया था? उस वक्त का एक प्लेजर था, जब अवार्ड हुआ होगा तो उस वक्त का एक आनंद था। लेकिन 20 साल बाद भी जब बोला जाता है कि इनको ये गोल्ड मेडल मिला है तो आज भी मन प्रफुल्लित होता है ना। ये कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी की बात है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी की बात है। उस वक्त भी आनंद दे रहा था, आज भी आनंद दे रहा है, 20 साल बाद भी आनंद देगा। क्या बात है। अगर गोल्ड मेडल आपके पास में है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, कोई भी अवार्ड उच्च शिक्षा में आपको मिला हुआ है, तो जिस वक्त वो अवार्ड, जिस मोमेंट पर वो दिया जाता है उस वक्त भी आनंदित करता है, आज भी आनंदित कर रहा है, आज के 20 साल बाद भी आपको आनंदित करता रहेगा। सैल्यूट टू द हायर एजुकेशन एंड सैल्यूट टू द लर्नर्स ऑफ हायर एजुकेशन। एक टीचर ने उनसे पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। क्योंकि हम लोग यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। बहुत ब्लंट एग्जाम्पल है लेकिन हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा आपके कि टीचिंग और लर्निंग में क्या फ़र्क है। अंग्रेज़ी के एक प्रोफेसर थे, उनसे पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो उन्होंने कहा कि घर पे आइएगा तो बताएंगे। तो घर पे गए, उनके दोस्त मिलने के लिए गए, तो प्रोफेसर साहब ने कहा, लुक आई हैव टॉट इंग्लिश टू माई डॉग, आई हैव टॉट इंग्लिश टू माई, हमने अपने कुत्ते को अंग्रेज़ी सिखा दिया है। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, अपने दोस्त से कहा, आई हैव टॉट इंग्लिश टू माई डॉग। अब वो दोस्त, उनको एकदम से बड़ा कौतूहल हुआ और फ़ौरन डॉग के पास पहुँचे, डॉगी डॉगी व्हाट्स योर नेम। अब उसने भौंकना शुरू किया डॉगी डॉगी व्हाट्स योर नेम, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। तो वो प्रोफेसर साहब का मुंह देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने क्या बात कही? प्रोफेसर साहब ने कहा, लेकिन आपने देखिए पूरी बात सुनी नहीं हमारी। आई वॉन्टेड टू से आई हैव टॉट इंग्लिश टू माई डॉग बट ही हैज येट टू लर्न इट। क्या बात आई हैव टॉट इंग्लिश टू माई डॉग बट ही हैज येट टू लर्न इट। ये टीचिंग और लर्निंग का ये फ़र्क है, टीचिंग और लर्निंग का ये फ़र्क है। हम तो समझते हैं कि हम पढ़ा चुके हैं, हम तो अक्सर टीचर्स उनको ये गलत फहमी हो जाती है, मगालता हो जाता है कि हमने ये पढ़ा दिया है। इस बात की कोशिश करना चाहिए कि स्टूडेंट कहाँ तक उसको समझ सके हैं। टीचिंग और लर्निंग आमतौर से दोनों एक साथ बोला जाता है।
और बिना समझे हुए एक साथ बोला जाता है। दोनों का फ़र्क मैं समझता हूँ आप जहन नशीन कर चुके होंगे कि टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है। ये बहुत बहुत ज़माने तक दोनों में लगे रहिए तभी अंदाज़ा होता है कि हाँ पढ़ाया वो गया था और समझ में ये आया है, वट एवर। सो हायर एजुकेशन इज़ बोथ, it is a matter of instantaneous consumption and it is also a matter of being a consumer durable. It enriches your life for longer period of your life. और एक और चीज़ जो अहम है, जिसके लिए हम जब वासी साहब से बात कर रहे थे तो इस बात के ऊपर में गौर किया गया, इसमें जो आर्ट्स और साइंस जोड़ा जा रहा है, डिलाइट्स इन हायर एजुकेशन, आर्ट्स एंड साइंस। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो उस ज़माने में वाइस चांसलर साहब, हम लोगों से पूछा जाता था कि आप आर्ट्स साइड लिए हैं कि साइंस साइड लिए हैं, आप आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं या साइंस साइड के स्टूडेंट हैं। हमने 68 में हाई स्कूल पास किया तो पूछा जाता था कि आप आर्ट्स साइड के हैं कि साइंस साइड के हैं। आज भी ये फ़र्क है। अब से देखिए, जो आर्ट साइड है, सबसे पहले नॉलेज की जो शुरुआत हुई पूरी दुनिया में, जो यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में आया तो आर्ट्स से शुरू होती है। नॉलेज की शुरुआत आर्ट्स से होती है, जिसमें लिसानियात हैं। और बहुत मुबारकबाद कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो लिसानियात की यूनिवर्सिटी है। नॉलेज की शुरुआत वहीं से होती है। ज़बानों से नॉलेज की शुरुआत होती है, लिसानियात से नॉलेज की शुरुआत होती है, भाषा से नॉलेज की शुरुआत होती है, साहित्य फिर उसके बाद में आता है, फिर रिटोरिक्स आता है, फिर लॉजिक आता है, फिर म्यूज़िक आता है, फिर आर्ट आता है, फिर जो फ़नून लतीफ़ा जिन्हें कहते हैं, फाइन आर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो चीज़ें उसके अंदर में, ललित कलाएं जिनको बोला जाता है, वो ललित कलाएं उसके अंदर आती हैं। आर्ट्स की परिभाषा में हिस्ट्री उसके अंदर आता है, ह्यूमैनिटीज़ उसके अंदर आता है। आज की भाषा में बात करिए, सारे सोशल साइंसेज आर्ट्स की परिभाषा में आते हैं। नॉलेज की शुरुआत वहाँ से होती है। आप गौर करें, कम लोगों को यह बात मालूम है। 1948-49 में राधा कृष्णन कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, उसमें ये बात लिखी हुई है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले जो डिग्री दी वो फेलो आर्ट्स कहलाता था, फेलो ऑफ आर्ट्स FA कहलाता था, और उसको फर्स्ट आर्ट्स बोला जाता था। जो लोग, वो इंटर की डिग्री होती थी, हाई स्कूल तक अलग होता था स्कूल एजुकेशन। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने जो पहला सर्टिफिकेट दिया था वो फर्स्ट आर्ट्स का सर्टिफिकेट FA का। इसलिए पुराने जो हम लोगों के जो फादर की जनरेशन के लोग हैं वो FA बोलते थे, इंटर को वो गौर करें FA कहते था, वो फर्स्ट आर्ट्स कहलाता था। फर्स्ट आर्ट्स, फिर बैचलर आर्ट्स, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स, फिर ऐसे चलता था। तो यूनिवर्सिटीज़ का पूरी दुनिया में, नॉट ओनली ये 1857 में तो बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास की यूनिवर्सिटीज़ क़याम में आई, और ऑक्सफोर्ड तो 1000 साल पुराना है, कैम्ब्रिज 800 साल पुराना है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी तकरीबन 1200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, पुराना जामिया है। आर्ट्स से शुरुआत होती है, इसलिए कि जो नॉलेज है उसकी शुरुआत लैंग्वेज से होती है, साहित्य से होती है, उसकी शुरुआत फ़नून लतीफ़ा से होती है। बिकॉज दे आर द थिंग्स विच मेक लाइफ हैंडसम, विच मेक द लाइफ इंजॉयबल, विच मेक लाइफ। गुड हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ऐड, गौर करें, गुड हेल्थ कैन ऐड ईयर्स टू योर लाइफ, बट आर्ट्स ऐड लाइफ, इट एड्स लाइफ टू योर ईयर्स, इट एड्स लाइफ टू योर ईयर। फिर से सुनिए, गुड हेल्थ कैन ऐड ईयर्स टू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में 2-4 साल जुड़ सकते हैं अगर अच्छी सेहत होगी, लेकिन अगर आर्ट्स आपके पास में है, नॉलेज है, हैंडसमनेस है, तो जितनी भी ज़िंदगी है वो खूबसूरत होगी। इट एड्स लाइफ टू योर ईयर्स, ये बहुत ज़बरदस्त है, इट एड्स लाइफ टू योर ईयर्स, गुड हेल्थ एड्स, ये जो फ़र्क। दूसरा जो नॉलेज है उसको कहते हैं साइंस। अब साइंस जब और आगे बढ़ा तो उसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई। साइंस का वो ज्ञान जो प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, उसको टेक्नोलॉजी बोल दिया गया। अब इन सब के अलग अलग फिर विश्वविद्यालय बन गए, फैकल्टीज़ बन गए, साइंस। अच्छा, गौर करें, ये जो आर्ट्स है और ये जो साइंस है, इसकी और वजाहत में नहीं जा रहे हैं। साइंस में फिर मुख्तलिफ होगा, फिज़िकल साइंसेज आएगा, नेचुरल साइंसेज आएगा, प्लांट साइंस आएगा, एनिमल साइंस आएगा उसमें, और फिज़िकल साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, और उसमें जो नैनो टेक्नोलॉजी नई नई ब्रांचेज आ रही हैं वो सब आएंगे उसमें। ये सभी चीज़ों के ऊपर में अगर गौर करें और मोटा मोटा सवाल करें, देखिए बहुत बहुत मोटी बात, बुनियादी बात बता रहे हैं आपको।
आर्ट्स क्या है, साइंस क्या है। आज भी टोटल नॉलेज दो में तकसीम कर सकते हैं और सभी चीज़ें इसी दो में शामिल कर दीजिए। जैसे मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंसेज की तरफ जाएगा। कॉमर्स क्या है, सोशल साइंसेज की तरफ जाएगा। इंजीनियरिंग क्या है, साइंस की तरफ जाएगी। दो आज भी टोटल नॉलेज दो बड़े हिस्सों में बढ़ जाता है, मुनक़सिम हो जाता है, तकसीम हो जाता है। सवाल करिए ये साइंस क्या करता है, जवाब आएगा इन्वेंशन करता है, डिस्कवरी करता है, इनोवेशन करता है, नई प्रोडक्ट्स पैदा करता है, नई चीज़ों को जन्म देता है। फिर सवाल करें कि ये आर्ट्स क्या काम करता है। यहाँ पे तो कविता कही जाती है, कहानियाँ लिखी जाती हैं, अशार कहे जाते हैं, नज़में लिखी जाती हैं, नावल लिखा जाता है। मैनेजमेंट में यहाँ पर विज्ञापन पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, शॉपिंग बताया जाता है। ये क्या काम करता है। फिर से सुनिए, साइंस क्रिएट्स न्यू नॉलेज, इनोवेशन, डिस्कवरी। आर्ट्स क्रिएट द माइंड सेट to use that new knowledge and technology for the benefit of the mankind। ये बड़ा फर्क है। एक जुमले में याद रखिए, जिंदगी भर काम आएगा। साइंस क्रिएट्स न्यू नॉलेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स। उसको इस्तेमाल करने के लिए जो जहन साजी का काम है वो आर्ट्स करता है। अगर उसको कहानियों में शामिल न किया जाए, उस पर उपन्यास न लिखे जाएं, अशार न कहे जाएं, कविताएं न लिखी जाएं, तो वो ज्ञान सिर्फ लेबोरेटरी तक महदूद रहेगा, अवाम को उसका फ़ायदा नहीं मिल सकता है। साइंस ने वो नॉलेज क्रिएट किया और आर्ट्स ने वो जहन साजी की, उस नॉलेज को अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक माहौल बनता है, एक एम्बियंस बनता है। एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, बात पूरी तरीके से जहन नशीन हो जाएगी। एक चीज़ है जो डायरिया जब बच्चों को हो जाता है, किसी को भी डायरिया जब हो जाए, दस्त आने लगे, पतले दस्त आने लगे, तो एक ORS कहलाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। साइंस में 1940 के, मैं ख्याल से 1940 के आसपास ORS का इन्वेंशन मेडिकल साइंस ने कर दिया था कि ORS अगर पिलाया जाए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन अगर पिलाया जाए, तो दस्त को रोका जा सकता है और दस्त से जो मुज़िर असरात पैदा होते हैं उससे हिफाजत की जा सकती है, बच्चों की, इंसानों की। लेकिन उस ORS के नॉलेज को, जीवन रक्षक घोल को, जब तक उस पर कहानियाँ नहीं लिखी गई, नुक्कड़ नाटक नहीं खेले गए, उसको उपन्यास का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसको साहित्य में नहीं शामिल किया गया, जब तक ये नहीं कहा गया कि पानी में इतना चीनी डालिए कि माँ की दूध जैसा मीठा हो जाए, एक चुटकी नमक डाल दीजिए, आंसू जितना नमकीन हो जाए, ह्यूमैनिटीज़ का रोल आ रहा है देखिए, तब तक वो नॉलेज ORS गांवों तक नहीं पहुंचा, माताओं बहनों तक नहीं पहुंचा और बच्चों तक नहीं पहुंचा। और जब ये साइंस ने, नुक्कड़ नाटक ने, कविताओं ने, अशार ने, कहानियों ने, उपन्यासों ने उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचा दिया, तो डायरिया वॉज ए क्योरेबल डिसीज़। तब बच्चों को बचाया जाए। तो साइंस ने अपना काम किया, कि लेबोरेटरी में वो ज्ञान पैदा कर दिया। लेकिन जब तक सोशल साइंसेस नहीं लगे, जब तक साहित्य नहीं जुड़ा उसके साथ में, भाषा उसके साथ नहीं जुड़ी, जब तक ड्रामा उसके साथ में नहीं जुड़ा, उस ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंच। दूसरा एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, क्विक मैच्योरिंग क्रॉप्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये 50 के दशक में, अर्ली 60s के दशक में इसका आविष्कार हो गया, नए नए फर्टिलाइजर्स। लेकिन VLW नाम का आदमी, विलेज लेवल वर्कर नाम का आदमी, ब्लॉक से जाता था और गांव के किसानों से जब तक वो समझाता नहीं था, देखिए ये नई खाद आ गई, ये सफ़ेद यूरिया, ये नया, इसको वो कहेगा नहीं जल जाएगा, नहीं जलेगा नहीं, इसको डालोगे तो पैदावार होगी। ये जब तक साहित्य इसके साथ में नहीं जुड़ा, जब तक इसके साथ में सोशल साइंसेज नहीं लगे, तब तक ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, क्विक मैच्योरिंग क्रॉप्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनका आविष्कार तो हो गया था, लेकिन इनका किसानों तक इनका इस्तेमाल नहीं पहुंचा था। इसीलिए ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। वासिफ साहब ने और हमने ये गौर किया कि नहीं, दोनों अहम है। आला तालीम के दोनों बड़े जुज़ हैं, आर्ट्स और साइंस। साइंस नई नॉलेज को क्रिएट करता है, इनोवेशन और डिस्कवरीज करता है, और इसमें भी बड़ा कमाल है। देखिए, जैसे जर्मनी का नाम लीजिए, तो जर्मनी जो है वो मौलिक इन्वेंटर है, वो मूल आविष्कारक देश है। जैसे कार है, कार रोल्स रॉयस आज भी उसका नाम आता है। इफ़ यू वांट ए विंडो सीट, थिंक ऑफ द रोल्स रॉयस, जो बैक पेज पे विज्ञापन आता है। इफ़ यू वांट ए विंडो सीट से आपको इंजन दिखाई देगा ना, उसका विंग पर लगा हुआ जहाज़ का इंजन दिखाई देगा।
क्या बात कही जा रही है। देखिए विज्ञापन का तरीका देखिए, इफ़ यू वांट ए विंडो सीट थिंक ऑफ द रोल्स रॉयस। जर्मनी ओरिजिनल इन्वेंटर है, लेकिन साउथ कोरिया ने ऐड ऑन करने का काम किया। ओरिजिनल जो कार का आविष्कार है वो तो जर्मनी ने कर दिया, अब कार के अंदर में छोटा फ्रिज लगा देना, कार के अंदर में टेलीविज़न लगा देना, कार के अंदर में वो ऐसा साउंड सिस्टम बना देना कि आपने फ़ोन ऑन किया तो चारों पांचों लोग बैठे बात कर रहे हैं कार के अंदर में। ये चीज़ जब आ गई तब फिर उसके तब तो मालूम है कि जो साउथ कोरिया की कारें हैं वो पूरी दुनिया के बाज़ार में छा गई और जर्मनी की जो कारें हैं वो पीछे रह गई। तो ऐड ऑन करने का काम, बेसिक इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी में ऐड ऑन करने का काम, कुछ चीज़ उसमें जोड़ देने का काम, ये जो काम की शुरुआत हुई ये बहुत अहम का रोल इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया। तो दोनों बातें हैं, जो साइंस है वो नई ईजाद करती, नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी करती है, और जो आर्ट्स है, जो सोशल साइंसेज हैं, ये माइंडसेट क्रिएट करते हैं, आउटलुक बदल देते हैं, जहनसाजी का काम करते हैं, रेडीनेस पैदा करते हैं, तत्परता पैदा करते हैं कि हाँ उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। इसलिए कि जो गैर रवायती चीज़ें होती हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए जहन राग़िब नहीं होता है उस तरफ, और जब जहन राग़िब नहीं होगा तो उसके फ़ायदे से फिर हम महरूम रह जाएंगे, इसलिए इसका बहुत रोल है। अब एक और चीज़ जो बहुत अहम है जिसको उच्च शिक्षा के बारे में आना चाहिए, वो चीज़ ये है कि जो उच्च शिक्षा है इससे पूरी दुनिया में जो तमाम वो सारी ताकतें हैं जो वक्त के साथ में आगे बढ़ी हैं, जैसे अगर आप गौर करें कि ये सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ क्यों इनका रोल बढ़ता जा रहा है, और जो साइंसेज है उनकी जो इजाद है उनका रोल क्यों बढ़ता जा रहा है, तो एक रीज़न इसका मिलेगा, बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ राइजिंग, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा, जो हायर एजुकेशन में जो दाखिला तनासुब है वो बढ़ रहा। 1940 का आंकड़ा बताता है, 1940 ओनली 5% ऑफ अमेरिकन्स वेर ग्रेजुएट्स, ओनली 5% ऑफ अमेरिकन्स वेर ग्रेजुएट्स। 2015 में पहुंच करके 1/3 ऑफ अमेरिकन्स आर ग्रेजुएट। अगले 50 सालों में पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा आबादी ग्रेजुएट होगी। ये आला तालीम का, दिस शोज द स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं एक और नई चीज़ आ रही। देखिए अभी तक हमने बात किया हायर एजुकेशन इज़ इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, फिर जवाब आया हायर एजुकेशन इज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब तीसरी बात आ रही है, हायर एजुकेशन इज़ ए सोशल कंजम्पशन आइटम। हायर एजुकेशन इज़ ए सोशल कंजम्पशन, इज़ ए सोशल गुड। सोशल गुड का एग्जाम्पल देखिए, सोशल गुड उसे कहते हैं जिसके जो कंज्यूमर्स हैं, जो ज़्यादा जितने बढ़ते जाएंगे उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे मुल्क को उसका फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलेगा जितने उसके कंज्यूमर्स बढ़ते जाएंगे। प्राइवेट गुड्स इसका अपोजिट है। प्राइवेट गुड्स जो है उसकी खूबी इसमें है कि बस आपके पास रहे तो बहुत अच्छी है, और अगर 2-4 लोगों के पास पहुंच गई तो आप उसको हटा देंगे। फिर जैसे हमने ये टाई लगाई यहाँ पर आज, अगर ऐसी टाई 2-4 लोग और पहन लेंगे तो हम इसको हटा देंगे, फिर कोई दूसरी टाई ले आएंगे। इसको कहते हैं प्राइवेट गुड, है ना। हमने ऐसा कोट पहना आज और ऐसा कोट 10-5 लोग और पहन के आ जाएंगे तो फिर हम इस कोट को हटा देंगे, कोई दूसरा कोट पहनेंगे जिससे हमारी शख्सियत और इनफरादियत हमारी बनी रहे। इसको प्राइवेट गुड कहते हैं, रिमेंबर ना। सोशल गुड उससे कहते हैं जिसके कंज्यूमर जितने बढ़ते जाएंगे, क्या बात है, जिसके कंज्यूमर जितने बढ़ते जाएंगे उसका फ़ायदा, उसकी तसल्ली, उसका इंजॉयमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। एक एग्जाम्पल लीजिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स चेचक अगर फैली तो हम अकेले वैक्सीनेशन कर लें तो हमको बहुत खुशी नहीं होगी, बहुत तसल्ली नहीं होगी कि हमने वैक्सीनेशन कर लिया और बाकी लोगों ने तो नहीं किया। देखिए प्राइवेट गुड सोशल गुड में फ़र्क देखिए ना। ये टाई जब हमने ख़रीदी तो बहुत खुश हुए हम कि तो अकेली टाई है और किसी के पास नहीं है, और बहुत बहुत खुश हुए कि हमारे पास में आ गई। लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आएगी तो हमको फिक्र होगी अकेले हमारे वैक्सीनेशन से काम नहीं चलेगा, पूरे मोहल्ले में होना चाहिए, पूरे शहर में होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। देन ओनली आई विल फील दैट आई एम सेफ। सोशल हायर एजुकेशन इज़ ऑल्सो ए सोशल गुड। जितने ज़्यादा लोग आला तालीम हासिल किए होंगे आपकी तालीम का फ़ायदा उतना ही ज़्यादा आप महसूस करेंगे। आप सिर्फ अकेले अगर आला तालीम हासिल किए हैं तो आपको उतना लुत्फ़ हासिल नहीं होगा जितना आम लोग, जैसे अभी आपने जो यहाँ पर तिलावत की कारी सलाउद्दीन साहब ने, अगर हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे होते तो आपकी इस तिलावत का क्या मतलब, कोई नहीं समझ पाता कि इन्होंने क्या बात की। क्योंकि सब लोग उस बात को समझ रहे
गए थे, और कितनी कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस की बात है वो, कितनी कितना इस समय जो संदर्भ है उससे जुड़ी हुई है वो बात है कि पूरे लोग ने, पूरे मजमे ने उस बात की तारीफ की। अगर हम सब लोग उस आयत से वाकिफ़ न होते, उसकी कंटेक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, उससे वाकिफ़ नहीं होते, तो आपके इस तकरीर फिर आपको मज़ा नहीं आता। आप सोचते कि हमने तो तिलावत कर दी लेकिन किसी ने उसका नोटिस ही नहीं लिया। अब आपको लगेगा कि नहीं, हमने जो बात कही पूरे मजमे ने उसकी नोटिस ली। आपको लगेगा कि आपकी जो आला तालीम है उसकी ज़्यादा कदर हो रही है। तो जब ज़्यादा लोग आला तालीम हासिल किए रहेंगे तो आपके आला तालीम की ज़्यादा कदर होगी। इसलिए ये बहुत अहम है। वक्त के साथ में देखिए जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके ऊपर मैं बस 5-7 मिनट हो तो जो आबादी थी जो वो बहुत कम थी, तो उच्च शिक्षा का विस्तार भी बहुत कम था। और उच्च शिक्षा का विस्तार इसलिए भी कम था कि जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है ये बहुत कम था। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने फिर याद दिलाया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिकंदर साहब, तो दोबारा फिर हम वहीं पहुंच गए जब आप याद दिलाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पर नॉर्थ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर एक बड़ा हॉस्टल टाइप का है जिसमें दुनिया भर के स्कॉलर्स रहते हैं। 40 कमरे हैं उसमें, बेनबरी रोड पर। तो जब हम पहली बार गए 94 में, पहली बार गए 94 में, तो उनका जो हॉल है, बड़ा हॉल जिसमें टीवी भी था और मैगजीन्स और रिसाले और वो इंडोर गेम्स भी, टेबल टेनिस, ये सब था। अब देखिए बच्चे गौर करें, उस बड़े हॉल के एक तरफ में ऑक्सफोर्ड इज़ ऑक्सफोर्ड जिसे कहते हैं, मतलब कितनी चीज़ों से हम लोगों को इल्म और नसीहत मिलती थी, उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। उस बड़े हॉल में एक तरफ दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी। उस पेंटिंग में बड़ा सोफ़े पे एक बिल्ली का बच्चा या बिल्ली बैठी यूँ करके सो रही। उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ है। हम लोग हिंदुस्तान से गए थे 6 महीने के लिए, एक साथ गए थे, बीवी बच्चों को छोड़ के गए थे, ऐसे सभी लोग वहाँ पर आए थे। उसके नीचे लिखा हुआ था, एक सोफ़े पर एक बिल्ली सोती हुई दिखाई दे रही है, पेंटिंग थी। उसके कैप्शन देखिए, कैप्शन क्या लिखा था नीचे, इफ़ यू आर एट पीस विद योर सेल्फ एनी प्लेस इज़ होम। इफ़ यू आर एट पीस विद योर सेल्फ एनी प्लेस इज़ होम। अगर आप खुद बहुत इत्मीनान और शांति में हैं, अगर आप में कोई हैजान नहीं है, कोई तूफान नहीं है, आपका दिमाग अगर सुकून में है, तो कोई भी जगह आपका घर हो सकती है, तो कोई भी जगह आपको सुकून दे सकती है, कोई भी जगह आपको तसल्ली दे सकती है, इत्मीनान दे सकती है, रिहाइश दे सकती है। और दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर, दूसरी दीवार की तरफ एक दूसरी तस्वीर बनी हुई थी, दूसरी पेंटिंग थी, जिसमें एक लोमड़ी फॉक्स अगर आपने कभी देखा होगा तो बार बार मुड़ करके पीछे देखती है भागती हुई। उसमें एक लोमड़ी बनी हुई थी, फॉक्स जो मुड़ करके पीछे देखती हुई तस्वीर बनी हुई थी, मुड़ करके पीछे देख रही है। उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, इफ यू लुक बैकवर्ड अगेन एंड अगेन यू रीच नोवेयर। क्या बात कही जा रही है, इफ यू लुक बैकवर्ड। हम लोग हिंदुस्तान से पहुंचे थे, हमें लगा ये हमारे लिए बना के रखी गई शायद। हमें लगा कि हाँ शायद हम ही लोगों के लिए नहीं। कितना सारगर्भित है, कितना सार्थक है। अब वो कोई भी तस्वीरें लगाई जा सकती थी, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक गेस्ट हाउस है जहाँ पर दुनिया भर के स्कॉलर्स वहाँ पर आके रह रहे हैं। एक तरफ तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक बिल्ली का बच्चा आराम से सो रहा है, उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, इफ़ यू आर एट पीस विद योर सेल्फ एनी प्लेस इज़ होम। और दूसरी तरफ जो पीछे मुड़ करके लोमड़ी देख रही है, उसके नीचे लिखा हुआ है, इफ़ यू लुक बैकवर्ड अगेन एंड अगेन। बार बार अगर आप घर की याद आती रहेगी आपको, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, फिर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। ये आला तालीम, इसलिए इसके साथ त्याग और तपस्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुराने ज़माने में उच्च शिक्षा और जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है, उसमें त्याग और तपस्या की बात करी जाती है उस ज़माने में। इसलिए वक्त के साथ में आप देखिए तो 1750 के आसपास पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 73 करोड़ थी, ओनली 73 करोड़। 100 साल और गुजर गए, 1850 आया, 100 करोड़। बहुत धीरे धीरे आबादी बढ़ी है। 1950 के बाद से फिर बहुत तेज़ आबादी बढ़ना शुरू हुई है। पूरी दुनिया में जो आला तालीम की जो शुरुआत होती है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है, वो 1750 के आसपास, मतलब दैट इज़ द टाइम जिसको हम कैटलिस्ट कह सकते हैं। और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो आप में जो तारीख़ के यहाँ पर हमारे स्कॉलर्स बैठे हैं, असातिज़ा हैं इतिहास के,
वो गौर करें 1750-1760 का जब डिकेड आया, दशक आया, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है। उस ज़माने में साइंटिफिक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में। स्टीम इंजन आया तो लगा कि क्या बात है, कमाल हो गया, स्टीम शिप चलने लगा। स्टीम इंजन आ गया तो फिर रेलवेज चलने लगा। फिर कोयला का कमाल देखिए। फिर ये हुआ कि अगर कोयला ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। मालूम हुआ कि आज अगर आप इंग्लैंड में जाकर देखें और सुरमा बनाने के लिए थोड़ा छोटा डली चाहिए तो कोयला नहीं मिलेगा आपको, जबकि कोयले से ही सारी चीज़ की शुरुआत हुई थी। इट वॉज कोल विच वॉज बिहाइंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट वॉज कोल बिहाइंड ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन। तो वक्त के साथ में क्या है, 1750 का दशक, बहुत कम अल्फाज में बात करें, 1750 के दशक में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन, साइंस और टेक्नोलॉजी का शुरुआत होता है। 100 साल तक ग्रेट ब्रिटेन का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, पूरी दुनिया की तारीख बताती है। 1850 जब आया, 100 साल बाद 1850, तब 4 बड़े मुल्क और खड़े हुए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, USA। ये चारों मुल्कों की जो तरक्की है ये 100 साल बाद शुरू हुई। तो उसके 100 साल पहले 1760 के दशक में जब इंग्लैंड की तरक्की शुरू हुई थी, तो एडम स्मिथ जैसा प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का, वो एडिनबरा में वो कहता है, वेल्थ ऑफ नेशंस किताब का नाम रखा, वेल्थ ऑफ नेशंस। उसकी जहनियत देखिए, इसलिए कि ग्रेट ब्रिटेन को पूरी दुनिया से तिजारत करना था, पूरी दुनिया से व्यापार करना था, तभी ग्रेट ब्रिटेन की दौलत बढ़ती। उसने अपनी किताब का नाम रखा वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर 1860 का जब दशक आया, जब जर्मनी मुकाबले में आ गया, अमेरिका मुकाबले में आ गया, तो जर्मनी से फ्रेडरिक लिस्ट नाम का स्कॉलर खड़ा हुआ, अमेरिका से जॉर्ज हैमिल्टन नाम का स्कॉलर खड़ा हुआ। इन लोगों ने अपनी किताब का नाम रखा नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए वहाँ वेल्थ ऑफ नेशंस है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस। अब तंग नजरी पैदा हुई, नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर 100 साल और गुजर जाने दीजिए, 1960 का जब दशक आया, तो फिर चाइना आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना का। 1950 चौवन लाई जो प्रीमियर थे, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में प्रीमियर थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना का 57 से लेकर 61-62 के दरमियान का वक्त है। और तकरीबन वही वक्त है जब हिंदुस्तान में सेकंड 5 ईयर प्लान आया, जो हेवी इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में जिसमें फोकस आया। और हिंदुस्तान में IITs का जो क़याम है वो 51 में सबसे पहले आया, उस खड़गपुर वाला, उसके बाद में फिर दूसरे जो IITs है वो बनना शुरू हुए। तो 100 साल तक सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, दूसरे 100 साल तक ये चारों कंट्रीज़ और ऐड कर दीजिए। 1960 के बाद जब दुनिया आगे बढ़ती है तो तमाम सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ उस रेस में जुड़ जाते हैं। और उस वक्त क्या बात हो रही थी, उस वक्त सिर्फ बात हो रही थी डेवलपमेंट, दैट वी वांट डेवलपमेंट। फिर और आगे जब बात हुई तब हुआ कि नो वी वांट डेवलपमेंट विद इक्वालिटी, वी वांट डेवलपमेंट विद इक्वालिटी। फिर और आगे जब बात आई, नहीं वी वांट डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी, वी वांट डेवलपमेंट विद इक्वालिटी, वी वांट डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी। अजीब बात कि रुकते नहीं कहीं पे कदम, अजीब बात ठहरती नहीं कहीं पे नज़र, अजीब बात कि मिलती नहीं कोई मंजिल, मिले जो ज़र्रे तो तारों की आरज़ू की है, मिले जो ज़र्रे तो तारों की आरज़ू की है। सितारे पाए तो फिर माहताब मांगा है, सितारे पाए तो फिर माहताब मांगा है। मिला जो माह तो जागी है आरज़ूए सहर, सहर मिली तो नया आफताब मांगा है, सहर मिली तो नया आफताब मांगा है। एक इनकलाब मुसलसल है तालीम का सफ़र, एक इनकलाब मुसलसल है तालीम का सफ़र, कदम कदम पे नया इनकलाब मांगा है। हम अपने बच्चों से कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं, एवरी डे इज़ टुडे बट एवरी टुडे इज़ ए न्यू टुडे। क्या बात है, एवरी डे इज़ टुडे बट एवरी टुडे इज़ ए न्यू टुडे। 19 जनवरी 2019 अब दोबारा नहीं रिपीट होना, इज़ ए न्यू टुडे। आज सुबह जब है इज़ ए न्यू टुडे, और बहुत अच्छा जश्न मनाया जा रहा है, इज़ ए न्यू टुडे। और इसीलिए जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, वी आर ऑल्सो वी आर, ये तो रिलेटिव बात है। हम अपने पेरेंट्स के सामने होते तो हमको भी बच्चे मानते हैं, हम हैं। हमारे बच्चे जब हमारे सामने होते हैं तो हमारे बच्चे, रिलेटिव बात है। ये जो स्टडी है, जो रौनक है, चेहरे पर जो ग्लो पैदा होता है, आपके बच्चों के जो ग्लो पैदा होता है, जो रौनक है, आभा है, ज्योति पैदा होती है, एक एरोमा होता है आपके चेहरे पर, ये कॉस्मेटिक्स से नहीं आता है, ये आपके इल्म से आता है। और अब तो इसके मेडिकल प्रूफ भी हैं। इसका मेडिकल प्रूफ ये है
कि जब आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, गौर से सुने, जब आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो माइंड काम करता है, माइंड, हाँ। और सबसे ज़्यादा ब्लड जहाँ इस्तेमाल होता है वो माइंड में इस्तेमाल होता है। इसलिए कभी कभी यहाँ जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर बेहोश होकर के आदमी गिर पड़ता है, और उसका गिर पड़ना वो हार्ट फिर पैरेलल हो जाता है माइंड के, समानांतर ब्लड सप्लाई करता है, तो वो खुद अपना इलाज हो जाता है। फिर ब्लड सप्लाई दिमाग को पहुंचने लगती है और थोड़ी देर में आदमी फिर उठ जाता है। वो आप जब अध्ययन करते हैं, हम जब सुबह पढ़ाई करते हैं तो ये दिमाग जब काम करता है, 1 घंटा आप स्टडी करें तो आप देखिए, गौर करें, ये हार्ट यहाँ पर है, हार्ट का जो ब्लड है, अध्ययन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, रिएक्ट कर रहा है माइंड आपको। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज द रिएक्शन ऑफ माइंड टू योर नॉलेज। रिसर्च, कोई सवाल करे रिसर्च क्या है, एक सेंटेंस का जवाब याद करिए, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ माइंड टू द नॉलेज। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, माइंड रिएक्ट नहीं करेगा। माइंड वैक्यूम में रिएक्ट नहीं करता है, माइंड किसी सिचुएशन में रिएक्ट करता है, किसी नॉलेज पर रिएक्ट करता है, तभी इन्वेंशन होता है, तभी डिस्कवरी होती है। ये जो माइंड रिएक्ट करने का काम करता है, ब्लड, तो ये चेहरे से होकर के ब्लड जा रहा है, फिर चेहरे से होकर के ब्लड आ रहा है। जिस अज़ो पर, जिस अंग पर ब्लड की सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी, 1 घंटे तक मुसलसल होगी, जो तेज है, जो अरोमा है, जो ग्लो है, और जो उसकी नूरानियत है कितनी खिल करके आएगी, आप अंदाज़ा लगाइए। 1 घंटा सुबह पढ़ करके आप आइए, डिफरेंट चेहरा लगेगा। बिना पढ़े मुंह धो करके आ जाइए, चेहरे में वो मुस्कान नजर नहीं आएगी। हम अक्सर लखनऊ यूनिवर्सिटी में सुबह 9:30 बजे वाले का क्लास में जाते थे। सुबह 9:30 बजे के क्लास में हमारे बच्चे आज भी 40-45 साल, मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो रिटायर्ड, आज भी आप यकीन जानिए वो हमारे लेक्चर की लाइनें दोहरा देते हैं। हमको, हमें हैरत होती है कि इन्होंने अभी तक वो याद रखा है। सर, आप जब क्लास में आते थे तो उस दिन आपने ये पढ़ाया था, उस दिन आपने ये बताया था। मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चों, तो इसलिए, क्योंकि जब आप उस लिहाज से सोचेंगे, गौर करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ये चीज़ें आपके साथ में बनी रहती हैं। इसीलिए जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें जो एक्वायरिंग नॉलेज है, इसकी बहुत फजीलत है। आप गौर करें, हमारी जो किताब है उसका टाइटल है इस्लामिक अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इस्लामिक अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट 2002, न्यू रॉयल बुक कंपनी लखनऊ ने प्रिंट की है उसको। उसमें हमने जो एजुकेशन पे जो चैप्टर लिखा, उसमें हमने बहुत गौर और फिक्र किया कि एजुकेशन को, तो हम हायर एजुकेशन को हम बोल रहे हैं इट इज़ इन्वेस्टमेंट, फिर हम कह रहे हैं इट इज़ कंजम्पशन, फिर हम कह रहे हैं इट इज़ इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, फिर हम कह रहे हैं इट इज़ सोशल कंजम्पशन, फिर हम कह रहे हैं इट इज़ सोशल गुड। हमने सोचा, कोशिश किया, देखें कुरान क्या कह रहा है। बहुत गौर करने के बाद में पता लग रहा है, आप भी गौर करिएगा, पता लग रहा है कि अल्लाह का फजल है। इल्म, आला तालीम जो है अल्लाह का फजल है। और इमाम शाफ़ई के नाम सभी सुने हैं, सभी जानते हैं, चारों बड़े इमामों में इमाम शाफ़ई के उस्ताद थे इमाम वकी, छोटे काफ से। एक मरतबा इमाम शाफ़ई, क्या बात कही जा रही है, देखिए बिल्कुल आखिरी बात है, इसके बाद बात ख़त्म करेंगे। इमाम शाफ़ई के उस्ताद इमाम वकी, छोटे काफ से, एक बार वो तालीम दे रहे थे। इमाम शाफ़ई को वो जहन नशीन नहीं हो रहा था, वो उच्च शिक्षा, क्या बात, वो तालीम दे रहे थे, इनको जहन नशीन नहीं हो रहा था। इन्होंने अपने उस्ताद से कहा, आप जो पढ़ा रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, जहन नशीन नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात कही उस्ताद ने, इमाम वकी ने क्या बात कही, गुनाह छोड़ दो, इल्म अल्लाह का फजल है, गुनहगार को नहीं अता किया जाता। क्या बात कहा जाए, तो ये जो चरित्र की आलूदगी है उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तब विद्या का धन आएगा। ये जो चरित्र की आलूदगी है उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से पहले जो कैरेक्टर पोल्यूशन है, चाहे जो चारित्रिक विचारधारा है, उसको पहले ख़त्म करेगा। इसलिए उच्च शिक्षा, जो कौमें आज भी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, सोशल सर्विस के साथ में आगे बढ़ी हैं, उन्हीं कौमों को कुदरत ने आला तालीम से नवाजा है। और जो कौमें करप्शन में आज भी मुब्तला हैं, उनको आला तालीम से नहीं नवाजा है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, वाई इट इज़ दैट सर्टेन कंट्रीज़ आर अहेड। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उच्च शिक्षा, वो जो चारित्रिक गुण हैं आपके, वो आपको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों को जन्म देती हैं। इसीलिए बोला जाता है जो करेक्टर है, and remember a man has 3 characters. Character is some total quality of the moral
मॉरल वैल्यूज़ ऑफ ए पर्सन, मॉरल क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन, जिसको करेक्टर कहते हैं। ए मैन, अल्फोंस कर नाम का बड़ा फिलोसोफर गुजरा, बात बढ़ती जा रही। अल्फोंस कर जर्मन फिलोसोफर है, वो कहता है ए मैन हैज़ 3 कैरेक्टर्स, वन विच ही एग्जिबिट्स, जिसका वो मुजाहरा करता है, एक चरित्र, एक उसका अखलाक जिसका वो मुजाहरा करता है, द अदर विच ही हैज़, द थर्ड विच ही थिंक्स ही हैज़। ए मैन हैज़ 3 कैरेक्टर, 3 चरित्र हैं, एक जिसका हम मुजाहरा करते हैं, जो हम प्रकट करते हैं, जो जाहिर करते हैं, दूसरा जो हमारा है, और तीसरा जो हम सोचते हैं कि हमारा ये चरित्र है। ए मैन हैज़ 3 कैरेक्टर, ये तीनों एक होना चाहिए, जिसका हम मुजाहरा कर रहे हैं वही होना भी चाहिए, और जो हम सोच रहे हैं, जो तस्वुर है, वो भी वही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर जो आला तालीम है, जो अल्लाह का फजल है, आता है, और फिर क्या, देन यू बिकम द source of knowledge and satisfaction not only for yourself, for all the fellow citizens, for all the people। इसीलिए आज के ज़माने में भी कहा जाता है कि ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो तारीख़ के साथ में आ रही हैं हमारे पास में, जो उर्दू ज़बान की तहज़ीब है, आला तालीम की तहज़ीब है, और विभिन्न जो साहित्य है उनका जो इतिहास है। जैसे हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते थे वीर गाथा काल की कविताएँ हैं, फिर भक्ति काल की कविताएं आई, भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा अलग आई, राम भक्ति शाखा अलग आई, फिर रीति काल आया, फिर आधुनिक काल आया। इसी तरीके से रोमांटिक रिवाइवल, अभी लखनऊ आकाशवाणी पे प्रोग्राम था मजाज एज ए रोमांटिक पोएट, देन वी डिस्कस मजाज, तराना के का रेफरेंस आया, अलीगढ़ तराना का मजाज। तो ये सब जहन साजी का काम करते हैं। पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इसीलिए वो एड्रेस करता है प्रीवियसली, टीच मी कुकू the skylark, teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now। प्रीवियसली कि आज भी वो लाइनें याद करती हैं, याद आती हैं। इसलिए वो जो तारीख़ है उसको भी वो कहते हैं ना कि तसव्वुर रंग भर देता है, जब माजी की यादों में हंसी आती होठों पर, कभी आंसू निकलते हैं, ज़माना इनको क्या समझे, हम ही कुछ इनसे वाकिफ़ हैं। कभी टूटे हुए तारों से जो नगमे उबलते हैं, कभी टूटे हुए तारों से जो नगमे उबलते हैं। इसलिए जो सिचुएशंस हैं वो बढ़ती रहती हैं, कभी कभी कश्मकश बहुत पैदा होती है। हायर एजुकेशन टीचेस यू टॉलरेंस, कश्मकश किस हद तक होती है, मुझ पे हंसते हैं जो अफराद तेरी महफिल में, एक लम्हा वो मेरी आग में जल कर देखें, जिस्म को छोड़ जो रूह के टुकड़े कर दे, ऐसी तलवार पे कुछ दूर तो चल कर देखें। सहिष्णुता पैदा करती है, सहन करने की शक्ति पैदा करती है। और इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हासिल कर लिया और उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, अब कुछ और हासिल करना चाहिए। इसीलिए इस सफ़र में ये तसलसल बना रहता है। कल जो हासिल करने का मकसद था, अगर आज हासिल हो गया तो ऐसा नहीं कि अब खामोश बैठ जाएंगे, फिर और कुछ करने की अंदर से एक हौसला पैदा होता, हिम्मत पैदा होती है। इसलिए कि चांद हो पास सितारे मिल जाएं, वक्त के साथ ये अरमान बिखर जाते हैं। चांद हो पास सितारे मिल जाएं, वक्त के साथ ये अरमान बिखर जाते हैं। कल उठा करते थे तूफ़ान मेरे सीने में, आज तूफ़ान मेरे सर से गुजर जाते हैं। ये जब सिचुएशन आ जाती है, देन वी विल लुक अहेड, सितारों से आगे जहाँ और भी है। यही जब कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आर्ट्स, मच लेटर इट बिकेम पार्ट ऑफ साइंस, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ आर्ट्स। इसलिए आज भी जो कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, इट इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ लव, सिंपैथी। जैसे ट्रैफिक चल रहा है उच्च शिक्षा में, वाई इट इज़ दैट डेवलप्ड कंट्रीज़ आर हैविंग ए स्मूथ ट्रैफिक पोल्यूशन कम है। क्यों? इसलिए कि ट्रैफिक सेंस जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, ट्रैफिक सेंस उसके पास में है। इंग्लैंड में हमने देखा, लंदन में यकीन मानिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, और अगर 4 ट्रैक का रोड जा रहा है तो एक कार और दूसरी कार के बीच में इतनी जगह ज़रूर छोड़ता है ड्राइवर कि एक दूसरी कार दूसरे लेन से ज़रूरत पड़े तो इसमें आ जाए, इतनी जगह के साथ में लाइन लगती है। और हम लोग यहाँ पर बम्पर टू बम्पर तो मालूम हुआ कि अगर वो फाटक बंद हो गया तो फाटक बंद होने में तो 15 मिनट लगा, लेकिन फिर 2 घंटा लग जाता है फिर जाम को खाली करने में। रिमेंबर, ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ लव। हर आदमी चाहता है, कार चलाने वाला, कि अपनी मंजिल पर फ़ौरन पहुंच जाए। पूरी दुनिया में यही चाहा जाता है कि हम अपनी मंजिल पर फ़ौरन पहुंच जाए। बट द नेचर हैज़ इम्प्लांटेड इन यू अनदर इंस्टिंक्ट विच गोज़ बाय द नेम सिंपैथी। सिंपैथी नाम की, सहानुभूति नाम की
दूसरों के लिए रियायत रखने की नाम की भी एक जज्बा आपके अंदर में कुदरत ने रख रखा है, उसका भी ख्याल रखिए। इसीलिए तवाज़ुन बिगड़ने नहीं पाता है। हम तो चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंच जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि दूसरा फंसा रह जाए। इसलिए कि ट्रैफिक इज़ लाइक ए traffic is such a jam in which you feel that you are a problem, but you alone cannot solve it. You feel that you are a part of the problem, that you alone. इसीलिए self love, sympathy, desire to be free, habit of labor, sense of propriety and propensity to truck barter and exchange one thing for another, ये इंसानी ज़हनसाज़ी है। इसलिए आज के समय में जब और आगे बढ़ रहे हैं तो उच्च शिक्षा की वो तीनों बातें जहन में आती हैं, जिसका आपने बहुत खूबी से जिक्र किया। पिछला जो वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कि ज़्यादा बच्चों को तालीम मिले। अभी वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी और कल वासे साहब ने बताया था कि तकरीबन 4000 बच्चे यहाँ पर इनरोल्ड हैं। तो और ये तो पूरे हिंदुस्तान में आपके सेंटर से लखनऊ में जो आपका मानू सेंटर है, अब्दुल कुद्दूस साहब देख रहे हैं, उमर मंजर साहब है और डॉक्टर फायज़ अंग्रेज़ी, वहाँ जाने का मौका मिलता है। तो आपके यहाँ आए तो 3-4 मरतबा है, लेकिन जो जज्बाती लगाव है मुसलसल बना रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मानो के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है हमें। और आपको बहुत मुबारकबाद वाइस चांसलर साहब, आपने याद किया इस मौके पर। और मेरा ख्याल से इसका हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। आज जो यहाँ पे बात करना था, डिलाइट्स एंड प्लेजर्स इन हायर एजुकेशन, डिलाइट्स एंड प्लेजर्स इन हायर एजुकेशन, आर्ट्स एंड साइंस। साइंस के अंदर में भी बड़ा प्लेजर है। साइंस के अंदर में कितना प्लेजर है, बस 2-4 मिनट और बहुत साइंस के अंदर में कितना प्लेजर। देखिए एक दो एग्जांपल आपके सामने रख दें तो बच्चों को इस समझ में, असल में क्या है, अलमिया ये है कि आज की आला तालीम में बायोग्राफीज़ नहीं पढ़ाई जाती हैं। न कोई टीचर कहता है कि बायोग्राफी पढ़िए। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम कौन नहीं जानता, फिजिक्स का इन्वेंटर। और ये बल्ब जो है वो इज़ वन ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिकन इन्वेंटर था। और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 1947 में। इसके ठीक 100 साल पहले 1847 में थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। थॉमस अल्वा एडिसन 1857। और 1931 में उसकी डेथ हुई। जब वो डेथ बेड पे था, अमेरिका को ये पता लग गया कि अब ये शायद बचेगा नहीं, तो अमेरिका की सरकार ने ऐलान किया कि जब ये दुनिया से रुखसत होगा तो पूरे अमेरिका में 2 मिनट के लिए बिजली गुल कर दी जाएगी, 2 मिनट के लिए अंधेरा कर दिया जाएगा, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टिंग सोल हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। डेथ बेड पर इसको पता लगा थॉमस अल्वा एडिसन को कि अमेरिका ने फैसला किया है कि जब मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा तो 2 मिनट के लिए अंधेरा कर दिया जाएगा। बहुत नाराज़ हुआ। कोई वजह नहीं है। आई गेव माई इंटायर लाइफ टू गिव लाइट टू द वर्ल्ड, देयर इज नो ओकेजन दैट देयर शुड बी डार्कनेस व्हेन आई एम पासिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। पूरे अमेरिका ने फिर दोबारा गौर किया कि नहीं, जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी लगा दी दुनिया को रोशनी देने के लिए, और इसका नाम हमने इसलिए लिया, 65 साल की, ही लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ। अंदाज़ा करिए 47 से लेकर के 31 तक जिंदा रहा, 1847 से लेकर के 1931 तक ही लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ। उसका बेटे का नाम भी थॉमस अल्वा एडिसन है। वन ऑफ द सन्स ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन इज अगेन थॉमस अल्वा एडिसन जूनियर। उसने बायोग्राफी लिखी, अपने बाप की बायोग्राफी लिखी। उसने लिखा, उस बायोग्राफी में हमने पढ़ा, उसने लिखा हूबहू, देखिए वही बता रहे हैं आपको। कितना इसमें इंस्पिरेशन है, देखिए कितना प्लेजर और डिलाइट है इसके अंदर में छिपा हुआ। दोनों बातें देखिए। 65 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन ने फैसला किया कि केमिस्ट्री में कुछ काम करना चाहिए। अभी तक फिजिक्स में काम कर रहा था। 65 साल की उम्र में, और अपनी ज़िंदगी की जो भी कमाई थी, और कमाई ज़्यादा नहीं थी, उसका बेटा कहता है, आफ्टर वी सर्च्ड आउट फॉर मनी इन हिज जैकेट एंड हिज कोट बट वी डिड नॉट फाइंड एनी पेनी। कहता है अक्सर हम उनका जेब टटोलते थे कि इसमें कुछ पैसा मिल जाए। कहता है अक्सर उसमें कुछ पैसा नहीं मिलता था। खैर, जो भी उसकी कमाई थी, 65 साल की उम्र में पूरी उम्र की कमाई लगाकर थॉमस अल्वा एडिसन ने केमिस्ट्री का लैब बनाया। वन डे दैट लैब कॉट फायर, आग लग गई। केमिस्ट्री के लैब में आग लगेगी तो क्या आलम होगा, आप अंदाज़ा करिए। केमिस्ट्री के लैब में जब आग लगी, उसका बेटा बयान करता है, बायोग्राफी में लिखता है कि विद इन मिनट्स द इंटायर लैब वेंट इनटू फ्लेम्स। तो कहता है, डैडी आस्क्ड मी कॉल योर मॉम एंड शी शुड कॉल हर फ्रेंड्स, दे विल नेवर फाइंड सच एन ओकेजन टू सी सच ए बिग फायर अगेन।
क्या बात कही। कहता है कि हमारे डैडी ने हमसे कहा कि अपनी मम्मी को बुलाओ, उनसे कहो अपनी दूसरी सहेलियों को बुलाएं, अब इनको दोबारा मौका ज़िंदगी में नहीं मिलेगा इतनी बड़ी आग देखने का। Then he rolled his coat as a pillow and slept on his work table. ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। दुआ करता हूँ कि हमारे भी जो बच्चे हैं उनमें भी ऐसा हौसला पैदा हो कि वो अपनी तरक्की करे, पूरे मुल्क की तरक्की करे, वालिदैन को आपके ऊपर में फ़ख्र हासिल करने का मौका मिले, हमें बहुत फ़ख्र हासिल करने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका वाइस चांसलर साहब, आपने हमें यहाँ पर बुलाया और बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। एक अजीब सा फ़िज़ा आपने कायम कर दी, लगा कि हम सब लोग मालूमात की एक चांदी की एक झराझर जो उस पर बौछार हो रही है, हम सब उसमें शराबर हो रहे हैं और चाह रहे थे कि ये 1 घंटे का जो लेक्चर था वो 2 मिनट का लग रहा था। इस कदर पुरलुत्फ़ था और ये सिलसिला जारी रखता। बहुत करम, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम स्टाफ और तमाम असातिज़ा की जानिब से, तलबा की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने इतना खूबसूरत खुतबा आज के दिन दिया। आज का दिन हमारे लिए तारीख़ी है, आपकी तकरीर की वजह से वो मज़ीद तारीख़ी हो गया। अब हमारे आज के जलसे की सदारत, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शेखुल जामिया डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब फरमा रहे हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और सदारती खुतबे से हमें नवाजें। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब। मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल साहब, रजिस्ट्रार साहब, अनीस आज़मी साहब, मेरे साथियों और ये मेरे कीमती बच्चे जो आगे बैठे हैं, इनको सबसे पहले मैं खिताब एड्रेस करूँगा। दीगर बच्चियों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में इतना हॉलिस्टिक एड्रेस सुना है। Where I am literally knocked out of words. पैरों तले ज़मीन खिसकते सुनी थी, लेकिन जहनों से अल्फाज का खारिज होना आज तजर्बा हुआ। क्या मेरे पास यकीनन, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इतने अच्छे बयान के बाद मैं इसको पॉल्यूट नहीं करना चाहता कुछ कह। ये इम्पैक्ट, प्रिस्टाइन इम्पैक्ट इसी तरह अपने जहन पे और आपके जहन पे छोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी जब अच्छा कप एक चाय या कॉफ़ी का मिलता है तो बहुत देर तक कुछ खाने पीने को जी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इतने अच्छे खिताब के बाद कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो इसके असर को हटाएगा जो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारे यहाँ रहे। और बिलाशुबा ये यानी दुरूहगोई नहीं है, मुबालगा नहीं है कि इतना अच्छा मुकम्मल खिताब मैंने ज़िंदगी में अभी तक नहीं सुना है। और ख़ास तौर से जिस तरह से इन्होंने, प्रोफेसर मुज़म्मिल साहब ने इल्म को, तालीम को और इस इदारे को जोड़ा है, तो इससे बेहतर इस मौके की मुनासबत से कोई ख़िताब नहीं हो सकता था एक ऐसे इदारे में जो इल्म और एक ज़बान के ताल्लुक़ से एक मिशन को लेके आगे चला है। क्योंकि बिलाशुबा जो बात आपने कही और जहाँ से शुरू करी कि इल्म ही वो चीज़ है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, और इल्म अल्लाह ने सिखाया इंसान को। उस इल्म को जब हम सिखाते हैं तो गोया ये अल्लाह की सुन्नत पे, अल्लाह के काम के हम शरीक हैं, उस सुन्नत को आगे लेके चल रहे हैं। तो कितना ये मुक़द्दस काम है। और ये जहाँ उतरता है, मैं यकीन जाने, मैं बतौर तालिब इल्म, और मुझे खुशी है और अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम ए लर्नर, और मैं ज़िंदगी भर मरते वक्त तक लर्नर रहना चाहता हूँ। और यकीनन आज का दिन मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम है, क्योंकि जो निस्बत आपने जिस तरह से पॉल्यूशन को, आलूदगी और कसाफत को दी, और ख़ास तौर से ये बात जो थी, मैं अभी उसके सुरूर से बाहर नहीं आ पा रहा कि आलूदा जहनों में और आलूदा नफूस में और आलूदा अरवा में अल्लाह का फजल नहीं उतर सकता। इट्स वेरी वेरी। मैं अभी सुरूर से ना बाहर आया हूँ, ना आ सकता हूँ, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ, कुरान का भी, साइंस का भी, लेकिन इतनी अच्छी तौजी मैंने ना पढ़ी है ना सुनी है। और ये यकीनन
फैज़ अल्लाह का उस नफ्स के ऊपर जो ख़ुद पॉल्यूशन से पाक है। ये बहुत अहम चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग, ख़ास तौर से नई नस्ल जिनको अभी बहुत उम्र रहना है, अगर इस सोच को समझ के अंदर उतार के चले जाएं तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ इस यूनिवर्सिटी से उन्हें इनाम नहीं मिल सकता। क्योंकि इतनी अच्छी बातें वैसे भी सुनने में कम मिलती हैं, लेकिन इतनी अच्छी बात कहीं से आपको मिल गई तो मैं समझता हूँ कि उर्दू यूनिवर्सिटी में आने का पता नहीं इनका ये काम पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा उर्दू यूनिवर्सिटी में आने का ये काम पूरा हो गया। ना यहाँ आता, ना ये बात सुनता और ना ये रुख मुझे मिलता है जो आपने आज दिया है। और यही वो रहनुमाई है जो असातिज़ा देते हैं और यही एक उस्ताद से तवक्को की जा सकती है। मुझे खुशी है कि मुझे ज़िंदगी में एक ऐसा उस्ताद मिला जिसने मुझे बहुत अच्छे नुकात सिखाए। जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि इसके बाद मैं कुछ ये एम्बियंस, ये पाइटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ ये अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ आपके ख़िताब को। और ये मेरी गुजारिश है कि इसको लेके जाइए, इसके बारे में सोचिए। इससे अच्छा कोई मैसेज इस यूम तासीस पे नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का और इंशाल्लाह यकीनन मैं चाहूँगा कि आप बार बार आएँ और हमें मौका दें कुछ सीखने का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम डॉक्टर असलम परवेज़ साहब। ज़ाहिर है इस वक्त मैं देख रहा हूँ सर भी बहुत जज्बाती हो गए हैं और जो हम सब गिरविदा हैं उसके, और जो एक समा बंधा है वो वाकई। और ये भी मैं बता दूं सर कि हमारे यहाँ जिस तरह के ख़िताब होते थे, एक दो लोग किसी ज़रूरी काम से उड़ जाया करते हैं, आज सब फेविकोल से चिपके हुए हैं। इतना ज़बरदस्त जोड़ आपने लगाया है और अभी ये असर से मेरे ख्याल से बहुत देर तक कोई भी नहीं निकल पाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने खूब तवज्जो दी। हम अपने मेहमानों का खैर मकदम एक मोमेंटो से पेश करके निशान मानों से करते हैं। तो मैं मुशीरा का आवाज़ दे रहा हूँ कि सर की खिदमत में दें और सर जो हैं हमारे आज के मेहमान खुशी को मानों की जानिब से एक यादगारिया वासिफ साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो हमारे पीआरओ हैं और ये पीआरओ डिपार्टमेंट का ये जलसा है कि वो आएँ और इज़हार तशक्कुर से नवाजें। आबिद अब्दुल वासी साहब, पीआरओ मनु। अस्सलाम वालेकुम। वीसी साहब ने जैसा फरमाया कि जो माहौल बना है, जो कैफियत तारी हुई है, उसकी तासीर को कम करना नामुनासिब है। लेकिन मौजू जिस दिन मुंतखब किया था मुज़म्मिल साहब ने, और उस दिन से आज तक एक मिसरा अल्लामा इक़बाल का है जो कि गूंजता रहा मेरे जहन में। जब तहक़ीक़ की तो पता चला कि मिसरा मेरे ख़्याल में किसी ख़ता है, कोई ख़ता है, ख़ते का एक हिस्सा है। वीसी साहब की इजाज़त से मैं ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए नज़र करता हूँ आज के लेक्चर के पस मंज़र में। तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी महफिल नहीं है, गुज़र जा अक़ल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। तो मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल साहब ने जो लेक्चर का उन्वान मुंतखब किया था, आला तालीम में मुज़मिर मसरतें, तो ये यकीनन उस चिरागे राह की जानिब आपका इशारा था। हमने तालीम को सब कुछ समझ रखा है, आपकी इजाज़त से हमने तालीम को सब कुछ समझ रखा है, जबकि हकीकत ये है कि तालीम इल्म के हुसूल का ज़रिया है। इल्म असल चीज़ है। तग़ज़िया और ग़िज़ा दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम ग़िज़ा भूल गए और तग़ज़िये को याद रख लिया। रूह और जिस्म दोनों में बहुत फ़र्क है। हम जिस्म याद रखते हैं, रूह को भूल जाते हैं। आज का ये लेक्चर हमें यही दर्स देता है, यही सबक देता है। ख़ासकर स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि तालीम हमको इल्म से आरास्ता करने का ज़रिया है, सिर्फ रोज़गार के हुसूल का ज़रिया नहीं है। और इल्म क्या है? इल्म आपने फरमाया, अभी आपने बताया और वीसी साहब ने उसको दोहराया कि अल्लाह का फ़ज़ल है, ऊपर वाले की कृपा है। इल्म उसके सिवा कुछ नहीं है, ये इरफान का ज़रिया है। तो मैं बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ मुज़म्मिल साहब का, इस तरह का फ़िक्र अंगेज़ बसीरत अफरोज़ खुतबा आपने यौम तासीस को यादगार बनाने के लिए हमें दिया।
जो आने वाले कई वर्षों तक हम याद करते रहेंगे। और बहुत ममनून मशकूर हूँ कि आपने ये मौजू मुंतखब किया, और अगर इस मौजू में आप तब्दीली भी कर दें, आला तालीम में मुज़मिर मसरतें, इसके बजाय अगर आप ये कहते कि आला तालीम में मुज़मिर सहर अंगेजियाँ, तो भी हम मान लेते, क्योंकि उसकी मुजस्सिम मिसाल खुद मौसूफ़ जब बयान कर रहे थे, जब मौसूफ़ लेक्चर दे रहे थे, मौसूफ़ जब खिताब फरमा रहे थे, तो मुझे याद आया कि ये खुद इस उन्वान की सबसे उम्दा तशरीह है। मैं ममनून मशकूर हूँ, फिर एक बार ममनून मशकूर हूँ। और शेखुल जामिया मोहतरम मुशफ़िक़ डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया। आपकी इनायतें, आपकी मोहब्बतें जारी हैं और इंशाअल्लाह जारी रहेंगी। और हमारे बड़े ही हरकियाती रजिस्ट्रार साहब, बड़े डायनामिक रजिस्ट्रार हैं और ख़ुद वर्कोहलिक भी हैं और वर्कर फ्रेंडली भी हैं माशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। और आपके अलावा मोहतरमा भवानी यहाँ बैठी हैं, भवानी सागी जी, ये कोर्ट की मेंबर हैं, आपका भी शुक्रिया। शहर से जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं, अनवर साहब यहाँ सामने बैठे हैं और भी मीडिया के नुमाइंदे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर अंदरूनी तौर पर मीडिया सेंटर रिजवान साहब बैठे हैं। मीडिया सेंटर का शुक्रिया इसलिए कि न सिर्फ ये वीडियो कवरेज हो रहा है, बल्कि ये बैनर की डिज़ाइनिंग और इन्विटेशन कार्ड की डिज़ाइनिंग, इनमें बड़ा आपका ताउन रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अलावा अनीस भाई का अगर शुक्रिया अदा न करूँ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी, बहुत ज़्यादती होगी। आपकी तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद भी आपने ये जिम्मेदारी ली और कैसे निभाई, आप मुज़म्मिल साहब से पूछिए। और लाइब्रेरियन साहब, डिप्टी लाइब्रेरियन साहब, लाइब्रेरी का स्टाफ, इनके अलावा शोबे माशियात प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स, इस्लामिक स्टडीज़ हाफिज़ साहब, आप सबका शुक्रिया। इनके अलावा इंजीनियरिंग शोबा है, हाउसकीपिंग शोबा है, ट्रांसपोर्ट, हॉर्टिकल्चर, इन सब के अरकान का शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया के मुस्तहिक़ तलबा हैं, जो बड़ी मुश्किल से कहीं खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये तंग दामनी का मसला दरपेश है। और असातिज़ा इकराम, ओहदेदार, गैर तदरीसी अरकान, आप सबका बेहद ममनून मशकूर, ख़ासकर मीडिया के नुमाइंदे जो शहर से आए हैं, उन सबका फिर एक बार शुक्रिया। हज़रात, हम कौमी तराने के एहतराम में सब खड़े होंगे, इसके साथ ही अख्ताम होगा कौमी तराना। Bring